करती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम उसको ज़रा एलैबोरेट करके डिटेल में खोलेंगे कि ये रूह जब जिस्म में आके बिहेव करती है तो किन फॉर्म्स में नज़र आती है। यूनिवर्सली और बहुत कॉमन लेवल के ऊपर जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये मिलता है कि ये एक रूह है और ये जिस्म है। रूह अलग हुई, बंदा फारिग। बिल्कुल सही है, बज़ाहिर ये बात, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं है और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मिसाल के तौर पर सुना होगा आपने, बंदा मर गया, इनकी रूह निकल गई लेकिन जान बाकी है। जब बकरीद पे आप गाय वगैरह बकरा काटते हैं तो गोश्त कट के टुकड़े टुकड़े हो चुका होता है, लेकिन फिर भी गोश्त हिल रहा होता है। क्यों भाई? रूह तो निकल चुकी है। तो इसलिए कहते हैं रूह निकल गई लेकिन जान अभी भी बाकी है। तो रूह एक चीज़ है, जिस्म एक चीज़ है, तो ये जान क्या तीसरी चीज़ बीच में आ गई? अच्छा, फिर हम अक्सर सुनते हैं कि यार ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा है। तो एक तो इसकी रूह है, एक तो इसका जिस्म है, एक तो इसकी जान है। तो इसके अंदर जज्बातियत क्या चीज़ है? ये कॉन्सेप्ट बड़े कंफ्यूजिंग है और हमारे माशरे में ना इनकी तालीम दी जाती है, ना इनके बारे में डिटेल बताई जाती है और ना लोगों को पता है। मुझे कैसे पता चला? जब मेरी जुस्तजू बढ़ी तो मैंने वेस्ट को भी पढ़ा, मैंने फ़िलासफ़र्स को भी पढ़ा, मैंने स्पिरिचुअलिस्ट को भी पढ़ा, मैंने दीन को भी स्टडी किया, सारे मज़ाहिब को स्टडी किया। तो मुझे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर ऐसे लोगों के साथ बैठा ऑब्वियसली जिनसे मैंने सीखा। तो आपकी पेश नज़र है कि रूह की 7 लेयर्स होती हैं इंसान के अंदर एक्चुअली। अगर हम उसको डिटेल में डाइसेक्ट करें उसको हम बहुत बारीकी से, तो आप अगर कोई इंसान, ये आफ्ताब साहब बैठे हुए ना इस वक्त ज़िंदा और सांस लेते हुए चलते फिरते बातें कर रहे हैं, तो ये आफ्ताब साहब की बॉडी जो मुझे नज़र आ रही है ये आफ्ताब साहब है, या इसके अंदर जो रूह है वो आफ्ताब साहब है, या इनके अंदर जो जान है मैं उसको भी अलग कर देता हूँ, एक लेयर बना देता हूँ। तो बस क्या ये आफ्ताब साहब है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं ज़रा इसकी लेयर्स को एलैबोरेट करता जाता हूँ और आप गौर कीजिएगा, आपकी डेली लाइफ में भी आप इन चीज़ों को फील करते होंगे। जो रूह की 7 लेयर्स होती हैं वो एक तो फिज़िकल लेयर होती है, जो फिज़िकल बॉडी आपको नज़र आ रही है, जिसकी फ़ौरन अगली बॉडी होती है, अगली लेयर जो होती है रूह की, वो बिहेव कर रही होती है जान की शक्ल में। अक्सर आपने देखा होगा, आप सो के उठते हैं, आप कहते हैं यार ऐसा लग रहा है जान नहीं है हाथों में। आपकी फ़िज़िकल मास वही है जो था रात को सोते वक्त, अभी भी वही है, वही मसल्स हैं आपके, वही आपका वॉल्यूम है, वही आपकी, लेकिन आपको लग रहा है यार मेरी हिम्मत नहीं है, यार ग्लास नहीं उठा सकता, ये मैं वज़न नहीं उठा सकता। जान नहीं है। रूह और जिस्म के बीच का जो लिंक होता है, इमीडिएट लिंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एथरिक सोल। अगर आप वेस्ट को स्टडी करेंगे, वेस्ट ने बहुत डिटेल में इसको कहते हैं एथरिक सोल, ईथर से बनी होती है। और ओल्ड माइथोलॉजीज़ में जब आप पढ़ेंगे पुराने वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को, स्पिरिचुअलिस्ट को, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है कि इंसान को बनाने वाले ने 4 चीज़ों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही 4 हमारे दुनिया में मौजूद है ना, मादे। वो कहते हैं एक 5वां एलिमेंट भी है, 5th एलिमेंट भी है, जिसको ईथर कहते हैं या नूर। लेकिन बाद में जब इसकी डिटेलिंग हुई, सूफिया, औलिया और वेस्टर्न स्पिरिचुअलिस्ट ने जब इसकी डिटेलिंग की तो उन्होंने बताया कि ईथर तो एक लेयर है रूह की, नूर की, एनर्जी की। इसको हम साइंटिफिकली भी बात करेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया आफ्ताब साहब की फ़िज़िकल बॉडी, फिर इसके बाद इनकी जान, जिसको मैं ईथर कह रहा हूँ, एथरिक लेयर कह रहा हूँ रूह की। फिर इसके फ़ौरन बाद इनके जज्बात आ जाते हैं। इनके अंदर एक जज्बाती इंसान भी मौजूद है। जब ये जज्बाती होते हैं तो उस जज्बातियत का इजहार करते हैं। इनकी इमोशनल एक बिहेवियर पैटर्न नज़र आता है। कोई बात नहीं, अगर वो ज़्यादा रोए तो फिर प्रॉब्लम है, बच्चा तो इतना बोलेगा, परेशान ना, आप बैठे सुने। अगर इतना ज़्यादा रोएगी तो फिर आप जाके उसको बात चुप करा। तो इनके अंदर एक जज्बाती इंसान भी मौजूद है। अगर मैं कहूँ तो मैं गलत तो नहीं कह रहा। फ़र्ज़ करें इनको किसी ने नाजेबा अल्फाज कहे तो इनको गुस्सा आ गया और उन्होंने जज्बात में आके, या इनके वालिदैन को नाउज़ुबिल्लाह कुछ कह दिया, जज्बात में आके उन्होंने रिएक्ट किया, उसकी पिटाई कर दी, उसको बोला तुम ऐसे वाहियात बातें ना करो। तो इन्होंने क्या बिहेवियर का डिस्प्ले किया? अपने इमोशंस का डिस्प्ले किया। तो क्या सिर्फ इनके अंदर इमोशंस हैं? एक तो इनकी फ़िज़िकल बॉडी है, इनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है, एक तो इनके अंदर जान है जो मैंने बताया, एथरिक सोल है, एक इनके अंदर इमोशनल लेयर है सोल की, रूह की इमोशनल लेयर, इसको हम इमोशनल सोल भी कहते हैं। तो जब ये अपने जज्बात का इज़हार करेंगे तो उस लेयर के ज़ेरे असर करेंगे। तो क्या इनके अंदर ये सिर्फ यही लेयर्स है रूह की? नहीं, इनके अंदर एहसासात भी हैं, इनके अंदर ख्वाहिशात भी हैं। नॉर्मली जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिस्ट ब्रिज करते हैं, ख्वाहिशात और जज्बात को एक जगह ग्रुप करते हैं, यानी कि डिज़ायर्स एंड इमोशंस। तो एक लेयर आपकी हो गई फिज़िकल, एक हो गई एथरिक, एक हो गई डिज़ायर्स या इमोशनल टेम्पलेट उसको कह लीजिए, इमोशनल लेयर कह लीजिए।
अच्छा क्या सिर्फ इनके अंदर जज्बात हैं? नहीं, इनके अंदर एहसासात भी। इनको एहसास है कि कितनी गर्मी में ये मज़दूर काम कर रहे हैं। इनको एहसास है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। इनको एहसास है कि बच्चा इस वक्त बैठा हुआ बोर फील कर रहा हो, वो समझ में ही नहीं आ रही होगी। इनको एहसास है कि भाई मुझे शाम में अपने घर में सामान लेके जाना, हर चीज़ का एहसास। इनको ये बैठे हुए एक मकड़ी को चढ़ते हुए देख रहे हैं दीवार के ऊपर, ये एहसास करें यार ये मकड़ी की ज़िंदगी कैसी होती होगी, मकड़ी बन के मैं अगर सोचूं तो मैं कैसा फ़ील करूँगा। तो इनको ये एहसासात हैं अगर ये इस मैयार के इंसान है। तो इनके अंदर एक एहसासी रूह भी है, इसको हम उर्दू में कहते हैं ऐसा, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस सोल, या कह लीजिए कॉजल बॉडी, जो चीज़ों के कॉजेज़ को समझती है, उनके एहसासात को रखती है। इसको हम ह्यूमनिस्टिक प्लेन भी कहते हैं किसी हद तक। तो एक तो रूह की लेयर ये हो गई। तो क्या इनके अंदर सिर्फ यही लेयर्स हैं? नहीं, इससे भी बुलंद लेयर्स हैं। जो पाँचवीं या छठी कह लीजिए जो लेयर होती है रूह की, वो कहलाती है स्पिरिचुअल सोल। अब आता है गेम एनलाइटमेंट का, अब आता है गेम रूहानियत का। ये पांचवा जो लेयर इनके अंदर इनकी रूह की मौजूद है वो स्पिरिचुअल सोल कहलाती है, या छठी कहते हैं इसको। इसमें बहस है, कुछ लोग डिज़ायर्स को अलग कर देते हैं, कुछ मिक्स करते हैं, तो मैं इसलिए नंबर्स गेम में नहीं जा रहा। ये लेयर्स मौजूद हैं। और जो आखिरी ये सातवीं सोल हम कह सकते हैं लेयर इनके अंदर मौजूद है, वो कहलाती है स्पिरिट। वो है असल रूह जिसका आप जिक्र करते हैं कि जब बंदा मर गया रूह निकल गई। वो है वो सातवीं लेयर जो हर वक्त इंटैक्ट रहती है, जो मैली नहीं होती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। वो है वो अल्लाह का नूर जो उसने फूंका था, जिसको हम स्पिरिट कह सकते हैं। उसको इंग्लिश में मोनाइड भी कहा जाता है, उर्दू में उसको मन का भी कहते हैं। जो लोकल हमारे स्पिरिचुअलिस्ट सो कॉल्ड बाबा और आमिल हजरात कहलाते हैं, उसको कहते हैं मन का होता है इंसान के अंदर। और वो रूह आपकी बॉडी में, ये सब होता किधर है? ये फिजिकल लेवल पे ढूंढे, ये फिजिकल लेयर्स होती हैं, चढ़ी हुई तय चढ़ी है, बटर लगा हुआ है, नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। दिस इज़ द पर्सोना यू कैरी। और हर इंसान एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन सातों लेयर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, सातों में से किसी में। यानी कि मेजर उसका जो क़याम होता है, मेजर जो उसका स्टे होता है, वो थोड़ा सा बेटा इधर हो जाओगे, मुझे पीछे नज़र नहीं आ रहे। नहीं इनको बोल रहा हूँ, बस आपको नज़र आ रहा है। तो हर इंसान किसी ना किसी वक्त में, आप किसी भी उम्र के अंदर हैं, एज के अंदर हैं, आप सात में से किसी एक लेयर में मेजर टाइम अपना स्पेंड करते हैं। एग्जाम्पल, भाई बहुत ही जज्बाती किस्म की खातून है, क्या मतलब हुआ इसका? इनका ओवरऑल कैरेक्टर बहुत जज्बाती है, जिसका मतलब इनकी जो स्टे है रूह की लेयर्स में वो जज्बाती है, सेकंड या थर्ड लेयर में स्टे कर रही हैं। अच्छा, तो क्या मतलब ये एहसासात का डिस्प्ले नहीं करती होंगी? इनके अंदर जान वाली लेयर है, ख्वाहिशात है, फिज़िकल बॉडी है, ठीक है। मेजॉरिटी दुनिया में जो लोग हैं वो पहली तीन लेयर्स में स्टे कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी। अब आप ज़रा गौर करें अपने इर्द गिर्द, आपको लोग कैसे नज़र आते हैं? ख्वाहिशात के ग़ुलाम, जज्बात के अंदर, फिज़िकल बस स्ट्रेंथ बना रहे हैं, बॉडी बना के, जान बहुत है उनके अंदर। क्या कौन सी लेयर वाले लोग नज़र नहीं आते आपको? बताएंगी है ना साहिबा? एहसास और उससे ऊपर वाले जो इंसानियत की फ़िक्र रखते हो, ऐसे लोग कितने नज़र आते हैं? एक मदर टेरेसा आ गई, एक अब्दुल सत्तार एदी साहब आ गए, उनको हमने बड़ा चढ़ा के सर पर। तो क्या ग्रेटेस्ट लोग यही? अब ये भी गुमराही दूर कर लें हमने, माशरे में जो एक गुमराही तो है, लेकिन मैं इनको गलत नहीं कहूँगा कि अब्दुल सत्तार एदी साहब को हीरो बनाया हुआ कि बहुत ग्रेट आदमी थे, इनसे अच्छे इंसान ही नहीं बसते दुनिया में। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि इससे ऊपर की लेयर के भी इंसान बसते होंगे, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी है ही नहीं और हमें एक अब्दुल सत्तार एदी नज़र आ रहा है जो इंसानियत के दर्जे पे फाइज है, या कॉजल बॉडी में रह रहा है, इंसानियत की फ़िक्र रखता है, एहसास से भी बुलंद है वो इंसान, हर एहसास को समझ रहा है। इंसानियत, रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात, जेंडर से फारिग होकर वो हर इंसान की खिदमत कर रहा है क्योंकि वो एहसास रखता है। तो हमने उसको ग्रेट बना दिया। वो ग्रेट इंसान कहीं से नहीं थे बाय दिस डेफिनेशन। अच्छे इंसान थे, काबिल इज़्ज़त हैं, इसमें कोई शक नहीं, काबिल एहतराम है, हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ग्रेट थे, लेकिन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड से वो ग्रेटनेस का लेवल कहाँ अचीव होता है? इससे भी ऊपर वाले प्लेन पे जब रूह बेदार होती है, उसको हम एनलाइटमेंट का प्लेन कहते हैं, या 5th 6th प्लेन कहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं। ये वो प्लेन है जब इंसान इस प्लेन में, जो इंसान रूह के इस दर्जे में क़याम कर रहा होता है, वो इंसान होता है हिकमत वाला, बसीरत वाला, जिनको आप वली अल्लाह कहते हैं आज के दौर में। यानी कि विलायत का अगर हम टेक्निकली बात करें, विलायत शुरू इस प्लेन से होती है। यानी कि ऐसे ह्यूमन बीइंग जो ओमनी सेंस हैं, ओमनी पोटेंट है। ओमनी सेंस मतलब सब जानने वाले, इल्म हिकमत का वो, नॉलेज का वो लेवल रखते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब अब ह्यूमनिस्टिक प्लेन के जो लोग हैं, 5th प्लेन के अब्दुल सत्तार एदी, मदर टेरेसा, वो यहाँ है ना, तो वो लोग बाय फार बहुत डिस्टेंस से ऊपर होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल, लोगों के लिए ये लोग करोड़ों में नहीं अरबों में एक होता है इंसान। मतलब
मैं कोई फिगर नहीं दे सकता, लेकिन जितना मेरा इल्म है और जितनी मेरी शऊर है उसके मुताबिक मैं एक आइडिया दे सकता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करें कि वो 1 अरब में एक इंसान होता है ऐसा जो 5th प्लेन पे है। अच्छा, हिस्ट्री से भी साबित कर देते हैं आप। अगर आपने पढ़ने की आपको ख्वाहिश हो तो जाके पढ़िएगा, बुद्धिज़्म को पढ़िएगा और गौतम बुद्धा के बारे में पढ़िएगा। 5th इनिशिएट कहते हैं उनको, कुछ लोग 7th इनिशिएट भी कहते हैं। यानी कहते हैं गौतम बुद्धा ने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है वो 5th प्लेन ऑफ सोल के ऊपर गुजारी। जाके पढ़िएगा, उसके बारे में बताया। जितने भी प्रॉफिट गुजरे हैं ये सब कहते हैं 5th प्लेन से ऊपर के लोग थे। इनको वेस्ट में मास्टर्स भी कहते हैं, असेंडेंट मास्टर्स भी कहते हैं, हिंदू मज़हब में इनको गुरुज भी कहते हैं। कहने में कुछ भी कह ली टर्मिनोलॉजी, मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ ब्रेकअप, कि ये वो सारे लोग हैं। और पिछले दौर के अंदर अम्बियाओं के ख़त्म होने के बाद अब उनका आना बंद हो गया। तो जो वली अल्लाह जिनको हम कहते हैं, अब उसमें भी गुमराही कि हम कहते हैं और वो है नहीं, और वो हैं हमने उसको कहा नहीं, ये अलग बहस है। जो भी एक्चुअल थे और हैं और आज होंगे वो इस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, इससे ऊपर वाले प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तो बात आपको समझ में आई कि मेजॉरिटी लोग आपको ऐसे क्यों नज़र आ रहे हैं, किन लेयर्स में रहते हैं रूह की, और हमें क्यों नज़र नहीं आते, हमें समझ में क्यों नहीं आते, क्योंकि हम खुद किसी 2nd 3rd प्लेन के इंसान हैं, तो हमें डेफिनेटली वो लोग नहीं नज़र आएंगे। हाँ, ये सब कुछ सुनने के बाद आपकी जुस्तजू बढ़ सकती है, आपको फ़िक्र हो सकती है और आप ढूंढने के लिए निकल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अब आइए, सारे फिनोमेना को जो मैंने बयान किया, ये मैंने बड़ा ही फ़िलोसॉफिकल प्लस स्पिरिचुअल एंगल ऑफ सोल बयान किया कि रूह कहते किसको, स्पिरिट की रियलिटी क्या है। अजय 7वीं लेयर है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बोलते चलूँ। फ़र्ज़ करें आफ्ताब साहब इस 7वें लेयर के ऊपर आ गए, तो क्या देखेंगे आप ऐसे इंसान को? ऐसे इंसान को देखेंगे इनको ख्वाहिशात तंग नहीं करती है, ख्वाहिशात इनकी, खाना ये खाते हैं, सोते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इमोशन इनके पास हैं, इनको अगर कोई इमोशनल बात हो इनको इमोशन फील होते हैं, इनको एहसास है हर चीज़ का, बहुत इनसे ज़्यादा किसी को एहसास नहीं होगा, इतने ज़बरदस्त इंसान हो। सही जी, रूह इनकी बेदार होगी, हिकमत होगी, बसीरत होगी, गैब देखते होंगे, सारे मामला समझते होंगे, बंदा देख के उसका एक्सरे कर देते होंगे, इतनी नॉलेज होगी इनके पास, इतना इल्म इनका कामिल हो चुका होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन ये सब कुछ इनको तंग नहीं करता होगा आम इंसान की तरह। ऐसा नहीं होगा कि भूख लग रही तो ये दीवाने होकर खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा जज्बाती होकर बुरा भला करने। वेरी कंट्रोल्ड, काम एंड कंपोज्ड ह्यूमन बीइंग, ऐसा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे और गौर करेंगे तो आप इंतहाई हैरान गुन कंडीशन में आ जाएंगे कि यार ऐसे भी इंसान हो सकता है क्या, यार इस बंदे को कोई चीज़ तंग ही नहीं करती, ये बंदा हर सिचुएशन में बड़ा काम, ये हर चीज़ों को इसकी नॉलेज आउट क्लास, अजीब ही पर्सनैलिटी होगी जो कि तसव्वुर से बाहर होगी। आप ये सवाल करने लग जाएंगे कि ये नॉर्मल ह्यूमन, ये ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं होते, कुछ और है। या तो आप इनको जिनविन समझने लगेंगे या आप इनको कोई और सुपर ह्यूमन बीइंग, कुछ भी आप अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे जितनी भी आपकी लिमिटेड नॉलेज होगी, लेकिन आपको हैरान कर देंगे ये थोड़ा सा वो गुजार के। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये है ऐसे इंसान, बाज़ाहिर तो ये फिजिकल नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, जैसे आम इंसान नज़र आ रहे हैं, और ये आपके पास से गुजर गया, आपको पता चलेगा ये एक्सप्लेन के इंसान है, नहीं पता चलेगा। और ये चाहें तो ये आपके साथ 6 साल भी रहेंगे और आपको तब भी पता नहीं चलेगा कि किस प्लेन के इंसान है, क्योंकि इनके पास इतनी नॉलेज और कंट्रोल आ चुका है। ये मैं 7th प्लेन के लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे प्लेन के लोग हिस्ट्री में प्रॉफिट्स हुआ करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग इस प्लेन पे होते थे, उनको 1st 2nd 3rd प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करना होता था। आम इंसान इन्हीं प्लेन्स पे घूम रहा होता है, लड़ रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है इससे ऊपर चला जाए, लेकिन ये प्रॉफिट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते थे। आफ्ताब साहब अगर वली अल्लाह हैं तो इन्होंने ये लेवल अचीव कर लिया इस दुनिया में रहते हुए। भाई ये अलग डिबेट है कैसे कर लिया, उसका करिकुलम क्या है, वो सब यहाँ तक समझ में आती है मेरी बात कि इंसानों का जो स्टे होता है, रूह के अंदर क़याम होता है, वो कैसे होता है। अब इसमें थोड़ी सी और मैं निटी-ग्रिटीज़ क्लियर करता चलूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो फ़र्ज़ करें ये 3rd प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं ऐना साहिबा, तो अब ये क्या कर रही हैं, हर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट सबकॉन्शियसली इन प्लेन्स पे से गुजर रहा होता है जब वो पैदा होने से बड़ा होता जाता है। जैसे बच्चा है, ये भी 8 साल का 6 साल का बच्चा है, ये किस प्लेन पे होगा, ये 1st प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्यों, कॉमन सेंस की बात है। 1st प्लेन है डिज़ायर्स एंड इमोशंस का, इनके फिज़िकल और एथरिक को हटा के, जान इसमें है, फिज़िकल बॉडी इसके पास है, ये सबको अल्लाह ने दी है। पहले 2 प्लेन्स बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान के पास है, मोर और लेस। 3rd प्लेन पे ये बच्चा है, ये भी क्या करता होगा, खाना चाहिए, सोना चाहिए, वॉशरूम जाना है, बस यही है ना इसकी एक्टिविटीज़। कभी रोना धोना कर लेता होगा, जिसको हम इमोशंस कह देते हैं, डिस्प्ले कर देता होगा कभी कभी इमोशनल लेयर का, अपने रूह का बिहेवियर जो है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम बच्चे का क्या गुजरता है, खाना है, पीना है, सोना है, बस एंजॉय करना है। जान है तो भागना कूदना है, जान ड्रेन हो गई, थक गया, अम्मी मुझे दूध चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, अब खाया पिया, फिर एनर्जी जान ली, फिर सो गया।
ये इंसानियत का एहसास रखता होगा? ये लॉजिकल माइंड रखता है? ये स्पिरिचुअल माइंड रखता नहीं, सबसे पाक है अभी, यानी इवॉल्व नहीं हुआ उस लेवल पे। अच्छा, जैसे आप ग्रो करते हैं, आप लोग बड़े हो गए, तो जैसे ही आप 15-16 साल के हो, आपके इमोशंस उजागर होने शुरू हो गए बलूगत के साथ, प्यूबर्टी के साथ या एडल्टहुड के साथ। और जैसे ही आप 17 से 18, 20, 22 की तरफ गए, तो आपको लगा मुझे तो पैसा कमाना चाहिए, दुनिया में कामयाबी यही है कि पावर, मनी कमाओ से। ये क्या, ये फोर्थ प्लेन एक्टिव हो गया आपका, लॉजिकल प्लेन। फिर आप 30-35 पे गए, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, 40 पे आपने कहा यार सारी दुनिया तो इसी चक्करों में पड़ी हुई है, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। आप 5th प्लेन पे आ गए, बस मेजॉरिटी लोग इसी के नीचे मर जाते हैं। 70 साल उम्र हो जाती है और इन 5 प्लेन्स के नीचे ही ज़िंदगी कट जाती है। कोई किसी में ठहरा, कोई किसी में ठहरा, और बहुत रेयर होते हैं जो 5th प्लेन पे भी पहुंचते हैं। उनकी मैंने एग्जांपल दे दी, अब्दुल सत्तार एदी और मदर टेरेसा जैसे लोग चंद ही माशरे में मौजूद हैं। अच्छा, इस सारी लैडर पे, इस सीढ़ी पे चढ़ने का सहारा कौन है? हमें जो बचपन से बाय डिफ़ॉल्ट रिलीजन, मज़हब क्या सिखा रहा है? सारे कोड ऑफ कंडक्ट दे रहा है आपको इन प्लेन्स पे चलने के। अब आप घर पे जाकर तयन कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअली किस प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये बात। अब इसको मैं ज़रा वेस्टर्न स्पिरिचुअल एंगल से भी समझा देता हूँ कि मेरी जो सारी गुफ्तगू मैंने अब तक कही, ये बुक्स में नहीं मिलेगी, ये बहुत ही कम बुक्स में, और उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और वो ऐसी बुक्स हैं वो हार्डली कोई पढ़ता है। तो आई हैड टू स्पेंड टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, और कुछ तजुर्बात की रोशनी में, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सीखा सोबत से। वेस्ट कैसे देखता है इन सब चीज़ों को, और काफ़ी हद तक अब ईस्ट में भी ये प्रैक्टिसेस आ गई हैं। वो कहता है ये सब नॉलेज है, ये नॉलेज मिल गई ना आपको लेयर्स की। अब वेस्ट कहता है ये रूह की नॉलेज है, ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम चाक्रास कहते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड, उर्दू में इनको लताइफ कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स। मैं इन्हीं एनर्जी सेंटर्स को अब रूह की लेयर्स की शक्ल में बयान करता हूँ। एनर्जी सेंटर्स के आपने क्या नाम सुने चाक्रास के? बेस, रूट, यानी कि रूट या बेस एक कहता है, सेक्रल, सोलर प्लेक्स, हार्ट, थ्रोट, क्राउन, यही होते हैं ना 6-7 चाक्रास। जब हम रूट या बेस चाक्रा की बात करते हैं तो वो किसको रेफ़र कर रहा है? आपकी फिजिकल बॉडी को। कितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, वो सारी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका सेक्रल चाक्रा है, जो नाफ से नीचे इसको पॉइंट आउट किया जाता है कि यहाँ एग्जिस्ट करता है, ये आपकी ख्वाहिशात को एग्जिस्ट करता है। ये पेट और नफ्स, जिनसी ख्वाहिशात और जिस्मानी ख्वाहिशात, यानी मुझे खाना पीना है, एनर्जी चाहिए, और मुझे मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी हों, और मैं नींद पूरी करूं। ये तीनों ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है आपका सेक्रल चाक्रा। फिर सोलर प्लेक्सस चाक्रा आपके निज़ाम बॉडी को, यानी कि आपके जज्बात को कंट्रोल करता है। आप कैसा फील कर रहे हो फिजिकली, वैसा आप रिस्पॉन्स करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं बहुत ठंडे माहौल में बैठा हूँ, मैं सुकून चिल कर रहा हूँ, मुझे इरिटेट कर रही है आपके ये पेन पकड़ना इस तरह, मैं तब गया हूँ। तो आपकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग क्या है? वो सोलर प्लेक्सस चाक्रा से। फिर आपका आता है हार्ट चाक्रा, यहाँ पे आपके एहसासात को रिप्रेजेंट करता है ये हार्ट चाक्रा, एनर्जी सेंटर जो है। यानी कि आपके एहसासात कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कितने आप नॉलेजेबल हो एहसासात के बारे में, किस किस्म के इंसान हो आप एहसासात से रिलेटेड, वो आपका हार्ट चाक्रा रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका थ्रोट चाक्रा, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इंसानियत के दर्जे को, यानी कि कॉजल प्लेन को या ह्यूमनिस्टिक प्लेन को। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बोलने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, यानी कि जैसे अब्दुल सत्तार एदी साहब या मदर टेरेसा कुछ बोल देंगी तो लोगों पे असर करता था, वो उनकी बात में असर था, क्योंकि उनका क्राउन चाक्रा बहुत एक्टिव था, एनर्जी सेंटर एक्टिव था। और फिर जो मैंने बताया कि जो स्पिरिचुअल प्लेन के लोग होते हैं वो थ्रोट चाक्रा, जो स्पिरिचुअल प्लेन के लोग होते हैं उनका क्राउन चाक्रा एक्टिव हो जाता है, यानी कि उनकी रूह बेदार हो चुकी होती है, उनके सारे एनर्जी सेंटर्स जो है परफेक्टली अलाइंड होते हैं। वो मैंने जैसे बताया, ना वो ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं, ना वो जज्बात के ग़ुलाम होते हैं, ना वो एहसासात से तंग होते हैं, ना वो इंसानियत के फ़िक्रमंद होकर पागल हो चुके होते हैं, ना वो रूहानियत में वो बहुत ऊपर लेवल पे स्टे कर होते हैं। कामिल लोग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। अच्छा, एक इंसान एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो बेसिक उसके दो तो चाक्रास या दो रूह की लेयर्स तो एक्टिव होती है, जो मैंने बताया, फिज़िकल और जान आपकी एक्टिव होती है। लेकिन उसके अलावा वो थर्ड या फोर्थ में जिसमें भी वो इर्तिका कर रहा है, इनके ग्रो कर रहा है, जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ वो स्टे कर रहा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी, एक जज्बाती खातून है, एक जज्बाती इंसान है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लॉजिकल प्लेन पे रहते हैं, ये एहसासात रखती हैं, बहुत इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं, NGO में काम करती हैं। ये जो है भाई ख्वाहिशात में फंसी हुई हैं, वो जो है जनाब स्पिरिचुअल हो चुके हैं वसीम साहब। हर इंसान किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पर स्टे कर रहा होता है, लेकिन हैविंग सेड दिस डजंट मीन कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म के बिहेवियर को डिस्प्ले नहीं करेगा।
फ़र्ज़ करें ये 4th प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं, ह्यूमनिस्टिक प्लेन पे, लॉजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या इनके जज्बात नहीं होंगे? होंगे, लेकिन कंट्रोल्ड होंगे काफ़ी उस इंसान से जो जज्बात में स्टे करता हो। इनको जज्बात तंग नहीं करते होंगे। अच्छा, ये जज्बात में रहने वाले हैं, ये ऊपर के प्लेन तो उन्होंने मज़ा चक्का ही नहीं, ऊपर तो इवॉल्व किया ही नहीं, गए नहीं। ये जज्बात है और जज्बात से नीचे वाले प्लेन डिस्प्ले करेंगे। कभी कभी ऊपर वाले प्लेन की कोई इनको झलक या स्पार्क आ जाएगी, क्योंकि वहीं से तो इंस्पिरेशन ड्राइव कर रहे हैं। हर इंसान जिस प्लेन में रह रहा होता है रूह के, वो उससे ऊपर वाले प्लेन से इंस्पिरेशन या अपनी ताकत ड्राइव करता है, एनर्जी ड्राइव करता है। जिस तरह एक जज्बाती इंसान है, उसको जज्बात में रह के थक जाएगा, एंड में उसको एहसास होगा यार जज्बात से कुछ नहीं हो रहा भाई, ये सब काम फजूल के हैं, रिश्तों में मैं जलील हो रहा हूँ। पैसा जिसके पास है ना, उसी को सब मानते हैं भाई, उसी की सब वाह करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? वो लॉजिकल प्लेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पैसा कमाओ। अच्छा, जिसने खूब पैसा कमा लिया, हर चीज़ लॉजिक देखता है, भाई 2 + 2 4, मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है ये बताओ, देखो बिल गेट कितना मशहूर है, देखो आइंस्टाइन, दुनिया में नाम कमाना ही कामयाबी, आइंस्टाइन बन जाओ, मुझे को बड़ी पोस्ट मिल जाए, मैं PhD कर लूँ। उसकी सारी बातें इस तरह की होंगी लॉजिकल प्लेन के आदमी। जब वो ये कर करके थक जाएगा ना, उम्र गुजर जाएगी, वो बोलेगा यार इससे तो जलील हो गया मैं तो क्या कहेगा वो? भाई ये सब करके देख लिया, सब इंसान हैं, सब एक जैसे हैं, इंसानियत की खिदमत करो, सब इंसान बहन भाई हैं, सब अल्लाह ने एक जैसा बनाया है। कोई गॉड कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, ये बनाया सब ने एक ही जैसा है। इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। एडी साहब जैसे लोग, या वो ऐसी गुफ्तगू करते थे, और अगर आप उनसे मिले हो कभी, ये सुना हो तो हर इंसान जिस प्लेन में रह रहा है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले करता है। उससे नीचे वाले उसको तंग नहीं करते प्लेन्स, ऊपर वालों से इंस्पिरेशन ड्राइव करता है। ऊपर वालों की उसको समझ में नहीं आएगी इतनी, अट्रैक्ट होगा इमीडिएट प्लेन की तरफ। अगर मैं जज्बाती हूँ तो एहसासाती प्लेन की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, लेकिन अगर मैं जज्बाती प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मुझे कोई रूहानी प्लेन की गुफ्तगू करेगा, मेरे सर से गुजरेगी, मुझे पल्ले नहीं पड़ेगी। नहीं है ना, मेरी कॉम्प्रिहेंशन लेवल ही नहीं है उस लेवल का। हाँ, अगर मैं एहसासाती प्लेन पे हूँ, मुझसे कोई जज्बाती गुफ्तगू कर रहा है, मैं फ़ौरन पकड़ूंगा, फ़ौरन समझूंगा उसकी रेट। तो अक्सर आपने माशरे में हमारे आजकल के दोस्तों अहबाबों से, घर वालों से इस तरह के जुमले सुनते होंगे, देखो हमारी कौम को क्या होगा, हमारी कौम में करप्शन है, हमें अपनी एक जान होकर हमें चलना चाहिए। ये वक्त आ गया हमारी कौम को एहसास करने का या जज्बात का ख्याल करने का कि हमारी ये मुल्क बनाया कायद-ए-आज़म ने। जज्बाती स्टेटमेंट जो आर्मी गाने बनाती है, ये सब जज्बात को उभारने वाले स्टेटमेंट होते हैं, ताकि आपकी जज्बाती प्लेन जो है वो एक्टिवेट हो जाए और आप। अच्छा, क्या ये पूरा कानून जो मैंने बयान किया अभी, पूरा लेयर्स का, सिस्टम का, उसको एनर्जी से भी समझाया, तो क्या ये पूरा निज़ाम इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, कलेक्टिवली भी अप्लाई हो सकता है? यस, कौमों पे भी अप्लाई होता है। अगर आप कौमों का मवाजना करें तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त किस प्लेन पे खड़ी हुई है? ख्वाहिशात के प्लेन पे। ख्वाहिशात के प्लेन से हम एग्ज़िट कर रहे हैं और इमोशनल प्लेन पे एंटर हो रहे हैं। हमारी नेशनल इमोशनल वैल्यूज़ बनना शुरू हो गई हैं, हम इमोशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। कौम के हमारे स्टेटमेंट सारे आपके लोगों को ऐसे मिलते हैं। पहले हमारी कौम पिछले 40-50 साल से किस प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करी थी? ख्वाहिशात, पैसा, मारो कूटो लूटो पैसा, करप्शन करो, पैसा खाना है, पावर। उसकी इस वक्त माशरे में इज्जत है जो ज़्यादा पैसे वाला है, इसके पास ज़्यादा मॉनिटरी पावर्स है। करप्ट पॉलिटिशियन सारे जिनको आप देख रहे हैं, डरते हैं लोग, करप्ट से और बदमाश से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा दस्तरस है ख्वाहिशात की रिसोर्सेज के ऊपर, वो बदमाश है। थोड़े अर्से में क्या होने वाला है, जब ये जो मेजर शिफ्ट हो रहा है हमारी कौम के अंदर, हमारी कौम की जो नेशनल वैल्यूज़ हैं वो इमोशनल हो जाएंगी। जैसे अब आपको नज़र आ रहा है, अरे कितनी माओं ने अपने बेटों को गंवाया है आर्मी के अंदर मुल्क की खिदमत करते हुए। अब इस इमोशन को लेके अब सारा जज्बा कौम एक जान होकर खड़ी हो जाती है। हमारे मुल्क पे किसी ने हमला किया तो सब डिफरेंसेस एक तरफ, हम खड़े हो जाएंगे एक साथ, रेड मार देंगे हम। ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर डिस्प्ले होने लगा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इट इज़ अ साइन, इट इज़ अ प्रूफ कि पूरी जो नेशन है वो इमोशनल प्लेन की तरफ एंटर हो रही है। अच्छा जी, यहाँ तक बात हुई। ये जो सारा मैंने प्रोसेस डिस्क्राइब किया, क्या ये रिलीजन से साबित हो सकता है? यस। क्या ये वेस्ट और साइंस मानती है? यस। लेकिन पहले ये तमीज़ करना ज़रूरी है, साइंस में किसको कह रहा हूँ। वेस्ट में दो माइंडसेट रखने वाले आपको मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट मिलते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स में। एक तो मटेरियल साइंस को फॉलो करने वाले वेस्ट में मिलते हैं लोग। आपको बता दूं, आप काफ़ी सारे लोग यंग बैठे हुए इधर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होते हैं, तो ये हमें बताया भी नहीं जाता और हमें पता भी नहीं है। हमें जब बोला जाता है ये साइंस का बिलीवर है तो हम उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं ये मटेरियल साइंस का मानने वाला है, रिलीजन को तो मानता ही नहीं होगा, रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी को तो मानता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मुझसे कोई सवाल करता है कि भाई आप साइंस को मानते हैं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही, लेकिन किस साइंस की बात कर रहे हैं। दो मेन स्ट्रीम साइंस मिलती हैं आपको वर्ल्ड वाइड, और जो एक साइंस है उसको कहते हैं मटेरियल साइंस, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री,
मैटर इज़ एवरीथिंग, जो ये बिलीव रखती है। और दुनिया में जो मेजॉरिटी साइंटिस्ट हैं और साइंस के पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो चाहे कॉलेज में, चाहे वो साइंटिस्ट हों चाहे वो फिजिसिस्ट हों, वो सारे लोग जो हैं वो इसके ज़्यादा बिलीवर हैं, मटेरियल साइंस के। इसलिए आपको ये लगता है कि सिर्फ यही एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। एक और ब्रांच ऑफ साइंस है जो मटेरियल साइंस की तरह नहीं है, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस के बिलीवर। यानी कि वो मटेरियल साइंस को तो बिलीव करते हैं लेकिन साथ में स्पिरिचुअल साइड को भी उससे इंटैक्ट करके स्टडी करते हैं। ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट मौजूद हैं, उनकी रिसर्चेस चल रही हैं। मैं चंद एक के नाम हमेशा ले देता हूँ। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, रूपर्ट शेल्ड्रेक है, टॉम कैम्पबेल है। ये बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड के डायरेक्टर्स में से हैं, PhDs की हुई हैं, जिनकी थॉरो रिसर्चेज हैं, जो नासा के साइंटिस्ट में से रहे 40-40 साल। अब वो उनको जब ये बात समझ में आई कि गेम सिर्फ मटेरियल साइंस से हल नहीं होगी, थोड़ा सा हमें स्पिरिचुअलिटी को भी इंटैक्ट, एनर्जी को भी लगाना पड़ेगा साथ समझने के लिए, तो उनका एक पूरा डायमेंशन अलग हो गई। उन्होंने एडवोकेट करना शुरू कर दिया स्पिरिचुअलिटी को भी प्लस विद साइंस। उनकी जितनी रिसर्च है वो प्रूव करती है। जैसे डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक की जो पूरी रिसर्च है, वो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उस पर पूरी थीसिस लिख के दी है। वो कॉन्सेप्ट है मॉर्फिक फील्ड का। वो कहते हैं आपकी जो जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह हर इंसान के इर्द गिर्द एक फील्ड अवेलेबल है एनर्जी की, और उस एनर्जी की फील्ड से आप कनेक्ट हो जाएं तो ऐसे नॉलेज बेस आपको समझ में आने लग जाते हैं, जिनको हम टेलीपैथी कहते हैं, माइंड साइंसेस कहते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने पूरी बाकायदा केस स्टडीज़ करके रिसर्च उनकी पब्लिश मौजूद है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ, चलता हुआ, मुझे एहसास हो रहा है पीछे मुझे कोई फॉलो कर रहा है, और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कोई फॉलो कर रहा है, तो ये जो मुझे एहसास हुआ है, फीलिंग, ये कैसे आई है? दरवाजे पे घंटी बजी, मैं कहता हूँ यार काशिफ आया होगा, मुइज़ आया होगा, मुझे गट फीलिंग आई और मैंने दरवाज़ा खोला, मुइज़ सामने खड़ा हुआ है। तो फ़ोन की घंटी बजी, मैंने कहा यार मेरी वालदा का फ़ोन होगा, और मैंने उठा के देखा ये सब कहाँ से हो रहा है? उन्होंने ऐसे केस स्टडीज़ किए और उन्होंने बोला कि हमारी रिसर्च की शो करती है 70% केस स्टडीज़ हमारे सही हुए कि ये कनेक्टिविटी एनर्जी की मौजूद है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। और फिर उन्होंने उसके अपने दलाइल दिए और मटेरियल साइंस को अलग उन्होंने काउंटर किया। तो ये माइंड में रखिए, दुनिया में 2 किस्म के साइंस के बिलीवर्स मौजूद हैं। मैं पर्सनली सिर्फ मटेरियल साइंस का बिलीवर नहीं हूँ। मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि मैं मटेरियल साइंस को स्टडी तो करता हूँ थॉरली, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल साइंस को भी इंटैक्ट रख के चलता हूँ। सारी चीज़ों को साथ रख के देखें तो फिर शायद कुछ और पिक्चर मिले। मेजॉरिटी दुनिया में जो लोग जो पाए जाते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है, या तो वो हाईली रिलीजियस होते हैं, सिर्फ रिलीजन से चीज़ों को देखते हैं, या वो हाईली साइंटिफिक होते हैं, मटेरियल साइंस से चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि रूह को नहीं मानते मटेरियल साइंस वाले, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, एनर्जी को नहीं मानते, जितने भी सूडो साइंसेज हैं, टेलीपैथी, माइंड, इनको नहीं मानते। वो कहते हैं ये सब कोइंसिडेंसेस हैं। अच्छा, वेस्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, जिसको वो लोग टर्म करते हैं, इसको कहते हैं इनोवेशन डेफिसिट। जो मटेरियल साइंस वाले लोग हैं वो परेशान हैं इस वक्त। वो कहते हैं हम मटेरियल साइंस में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त तो हो रही है, लेकिन वो रेडिकल नहीं हो रही। जैसे उन्होंने 40 साल पहले कंप्यूटर ईजाद किया और वायरलेस टेक्नोलॉजी ईजाद की, ठीक है, कंप्यूटर उसी को ग्रो किए जा रहे हैं। पेंटियम 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फलां आ गया, वही टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती आ रही, फास्टर 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G तक ले आओ भाई। सेम टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी में। बिजली बनाने के 25 तरीके, वो 25 तरीकों को एफिशिएंट बनाया जा रहा है। कोई नया तरीका ऐड नहीं कर रहे कि भाई गेम ही चेंज कर दे, फ्री एनर्जी मिसाल के तौर पर। तो इसको वेस्ट खुद इस बात को समझती है, जो वेस्ट के मटेरियल साइंटिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में और अमेरिका में, वेस्ट में, वो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी डेफिसिट। उनको पता है कि हम लोग एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जबकि स्पिरिचुअल साइंस वाले लोग हैं, उन्होंने डायमेंशन शिफ्ट की, उन्होंने थोड़ा सा मामला चेंज किया। इवन सर्न, और जो सर्न के अंदर जो किया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वो भी ये प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वाले लोग हैं उनको बहुत कम है, उन्होंने डायमेंशन चेंज की, उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस को इनकलकेट किया, रिलीजन को भी थोड़ा ब्लेंड किया, फिलॉसफी को ब्लेंड किया, उनको बहुत कुछ समझ में आ गया। तो ये जो सारी मैंने गुफ्तगू की इतनी देर तक, ये स्पिरिचुअल साइंस करने वाले, समझने वाले और एडवोकेट करने वाले लोग होते हैं, जो कि मैं खुद भी हूँ। मैं साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ स्टडी करता हूँ। अच्छा, मैं जिन कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, जो मटेरियल साइंस की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ मुझे बुलाते हैं कुछ तमीज़ के, हमारे पाकिस्तान में भी इदारे हैं जो इस साइड को भी टैप करते हैं। जो मैं उन कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो मैं इस रुख को बयान करता हूँ और वो अमेज़ होते हैं और वो हैरत करते हैं। आपको हैरानगी होगी, PhDs, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाके उनको एड्रेस करता हूँ तो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता जो मैंने अभी आपको बयान किया, कि साइंस में भी 2 टाइप के बिलीवर लोग मौजूद होते हैं। वो कहते हैं हम तो मटेरियल साइंस को मटेरियल साइंस समझते हैं और हर चीज़ जो साइंस के ज़माने में आ रही है वो मटेरियल साइंस। ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने रूह का बयान किया, स्पिरिट का, कैन इट बी प्रूव थ्रू रिलीजन?
यस, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम बैठे हुए तो हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कुरान के 3 किस्म की नफ्स का जिक्र किया गया है कुरान में, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइना। इन जनरल एक्सपर्ट कहते हैं 3 का नहीं, 5 या 6 का जिक्र किया गया। वो कहते हैं नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइना, नफ्स राज़िया और नफ्स मर्ज़िया। वो कहते हैं जो सूफ़ी और औलिया गुजरे उन्होंने जिन्होंने इन टॉपिक्स पे लिखा है, वो फरमाते हैं कि ये 5 जो नफ्स का जिक्र हुआ, ये 5 लेयर्स ऑफ सोल ही हैं जिनका हमने अभी पहले जिक्र किया। फिर और कुरान की आयत कोट करते हैं कि हमने तुम सबको एक ही रूह से बनाया, एक ही एनर्जी से बनाया, एक ही स्पिरिट से बनाया, बस ग्रोह इसलिए बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। सो यू कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड। आपका एसेंस सेम है, तो सबका एसेंस सेम है, सब में रूह है। अच्छा, ये रूह बिहेव क्यों कर रही है इस तरह, जिस तरह हमने बयान किया लेयर्स में? ये जब रूह डिसेंड करती है, यानी कि आलम अरवाह से दुनिया में आती है, जिस्म में पेनिट्रेट करती है, इंसान पैदा होता है, तो इसको हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ सोल, यानी कि डिवॉल्व करती है, नीचे उतर रही है, अपने मकाम से नीचे डिसेंड कर गई। इस पे फिर आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं जी आदम अलैहिस्सलाम को नीचे उतारा जन्नत से, वो नीचे क्या ऐसे फिज़िकली नीचे था, या वो स्टेट्स डिसेंड की हैं, या फॉर्म चेंज की है, वो एक अलग डिबेट है रूहानियत के अंदर, वो उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हमें टेक्निकली तो ये समझ में आ रहा है कि रूह डिवॉल्व करती है। पहले वो फुल एनर्जी फॉर्म में थी, जब वो मैटर के साथ इन्वॉल्व हुई फिज़िकल फॉर्म में, तो उसने अपने आप को डिसेंड किया, डिवॉल्व किया, स्टेट चेंज की। वो स्टेट जब डिसेंड किया तो वो 7 लेयर्स में गई, और 7 लेयर्स को आपने वापस रब की तरफ जाना है, जन्नत में जाना है, तो मतलब क्या है, वापस क्लाइंब अप करो, इवॉल्व होते होते इर्तिका करते करते वापस, और पूरा रिलीजन उसकी गाइडलाइन। नेक अमल करो, नेक अमल करते हो तो क्या होता है, ख्वाहिशात पे काबू पाओ, यही है ना मज़हब पूरा। जिना ना करो, लूट के मत खाओ, बेवक्त मत सो, यानी कि फालतू मत सो, सुस्ती मत दिखाओ, रिस्क हलाल कमाओ। ये सब ख्वाहिशात को केटर करने का इंतज़ाम किया है मज़हब ने। फिर एहतराम करो माँ बाप का, बच्चों का, सारे रिश्तों का एहतराम बताया गया है, ये इमोशंस को टारगेट किया गया है। फिर माशरे का ख्याल करो, एहसास रखो, पड़ोसी भूखा तो नहीं है, गरीब भूखा तो नहीं, तुम्हारे घर में एक्सेस फूड है, दूसरा भूखा सो रहा है, एहसासात को टारगेट किया गया, एहसासात की लेयर को। फिर तुम सब भाई हो, तमाम इंसान भाई हैं, मुसलमान हमारे वहाँ पे कह देते हैं, चले जी हर मज़हब का एहतराम करो, इंसानियत की लेयर को टारगेट किया गया है। फिर मोमिन के दर्जे पे आ जाओ, अल्लाह से मार्फत यानी कि कनेक्टिविटी हासिल कर लो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, ज़कात, रोज़ा, हज, ये सब करने के बाद तुम ऐसे लेवल पे आ जाओ, तुम हर वक्त अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, यानी कि बंदगी में आ जाओ, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओ, कामिल इंसान, मोमिन, प्रॉफिट मोहम्मद के बेहतरीन उम्मती। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए, तो ये क्या है, 5th प्लेन पे एंटर हो जाओ, एनलाइटमेंट की तरफ आ जाओ, नफ्स मुतमइन्ना बन जाओ। हदीस भी बयान कर देता हूँ सच्चे ख्वाब आना नबूवत का 46वां दर्जा है। कोई बताएगा 46वां क्यों कहा गया, 47वां नहीं कहा, 48वां नहीं कहा? ये कॉन्सेप्ट पूरा कोरिलेट करता है रिलीजियस टीचिंग से भी। रूह की मैंने आपको बताया 7 लेयर्स होती हैं, और हर लेयर की 7 सब लेयर्स होती हैं, तो 7 7 ज़ा 49। जब आप 49th प्लेन से चलते हो और आप 46th प्लेन पे आते हो, तो आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। मैं इसको ज़रा सादे लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें 49th प्लेन, हम उसको इन्वर्स लेके चलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जो स्पिरिचुअल लोग समझते हैं इस मामला को। 49th प्लेन का मतलब है आप बिल्कुल ख्वाहिशात के दर्जे पर हो, फिज़िकल बॉडी आपकी है। जैसे आप ख्वाहिशात पे काबू करना शुरू करोगे ना, ख्वाहिशात पे काबू कर लोगे, 48, 47 यानी कि पहले ही ख्वाहिशात के लेवल पे चल रहे हो। 7 में डिवाइड हुआ 7 प्लेन्स है ख्वाहिशात के भी, यानी कि 7 × 7 मैंने बताया। जब आप पहले प्लेन के 4th प्लेन पे पहुंचोगे ना, तो आपके अंदर इतनी प्योरिटी आ जाएगी कि आपको सच्चे ख्वाब आने लग जाएंगे। अच्छा, क्यों नबूवत का 46वां दर्जा क्यों कहा गया इसको? तो इसका मतलब नबी कहाँ होते हैं? जो मैंने बताया 7th प्लेन स्पिरिचुअल प्लेन, और पहले प्लेन, इसको अगर हम 49 से कैलकुलेट, पहले प्लेन पे होते हैं। या आपने बचपन से सुना होगा तकवा के बड़े लेवल्स हैं, तकवा का दर्जे बढ़ते आते हैं, एक दर्जे पे ये हो जाता है दीवार के आर पार। ये हमने भी बचपन से माइथोलॉजी सुनी थी। वो बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे आप इस रूह के इर्तिका के प्लेन्स पे चलते हो, और जैसे जैसे दर्जात आपके प्लेन्स बुलंद आप इवॉल्व करते जाते हो, क्लियर करते जाते हो, उनसे ऊपर होते जाते हो, तो आपकी जो है शऊर बढ़ता जाता है,
तो ऑब्वियसली उसकी फिजिकल पावर्स भी डिस्प्ले होती हैं। आपको टेलीपैथी आना शुरू हो जाएगी, आपको गैब दिखना शुरू हो जाएगा, आपको सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, आपको इल्हाम होना शुरू हो जाएगा, आपको डिवाइन अनसीन नज़र आने लग जाएगा, दूसरी मखलूक़ात नज़र आने लगी। ये सारे स्टेप बाय स्टेप। तो प्रॉफिट्स बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होते थे? फर्स्ट प्लेन पे। यानी कि अगर हम 7th प्लेन की बात करें तो 7वें प्लेन पे होते थे, और 7वें प्लेन फर्स्ट प्लेन को हम 49th ले लें, इवॉल्व करते 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 वो 7th प्लेन या फर्स्ट प्लेन पे पहुंच जाते थे। इस तरह देख लीजिए आप, इन्वर्स करके देखें तो। और हर प्लेन के 7 सब प्लेन होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ख्वाहिशात का पहला प्लेन है, रूह का पहला लेयर, उसके 7 सब प्लेन्स क्या होते हैं? ख्वाहिशात में सबसे पहले आपको क्या चीज़ तंग करेगी? बच्चा बड़ा हुआ, इस वक्त इसकी सबसे चाहने वाली चीज़ क्या होगी? मन चाहे खाने मिल जाए मुझे। थोड़ा सा बड़ा होगा, खाने से दिल उठना शुरू हो जाएगा। अब क्या, खेलना कूदना चाहिए बॉस। 10-12 साल का होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, अब उसका फोकस हो जाएगा सोना, 12-12 घंटे सो रहा है। थोड़ा सा बड़ा होगा, फोकस हो जाएगा कि मैं खेल कूद खाना पीना एंजॉय करूँ, मुझे कपड़े चाहिए अच्छे अच्छे वाले। ये क्या है? आप हर प्लेन के सब प्लेन से इवॉल्व कर रहे हो। उस प्लेन के सब प्लेन है, उसमें फोकस आपका। मिसाल 2nd प्लेन ले लेते हैं, इमोशनल प्लेन। आप इमोशनल प्लेन में एंटर हो गई 14-15 साल में। पहले सबसे पहले क्या चीज़ आपको तंग करेगी? अम्मी मेरी जो है ना, उनसे मेरा रिलेशनशिप, अम्मी के जो वालदा से जो जज्बात आपके इंटरेक्ट करती हैं, आप वालदा से रखते हैं जज्बात अपनी वालदा के लिए, वो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। फिर थोड़े से वालिद से भी हो जाएंगे, फिर बहन भाइयों से हो जाएंगे, फिर दोस्तों से हो जाएंगे, फिर आपको दूसरों के जज्बात फील होने लग जाएंगे, फिर आपको शायद इश्क हो जाए यंग एज के अंदर 17-18 में, आपको किसी दूसरी जेंडर से प्यार हो जाएगा तो वो आपको ज़्यादा फील होने लग जाएगा। यू आर इवॉल्विंग, यू आर लर्निंग इमोशंस, आप सब प्लेन से गुजर रहे हो। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, ये तयन कोई नहीं कर सकता इन जनरल नॉर्मल कि ये किस प्लेन पे खड़ी हुई है। तयन करना मुश्किल है। ये तो बात की डिबेट है कि क्या मैं ये समझ सकता हूँ ये किस प्लेन पे, तो क्या मैं इनको इस प्लेन से आगे निकाल सकता हूँ? कामयाबी क्या है? हाईएस्ट प्लेन पे पहुँचना। और लोग 70-70 साल की ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं और वो पहले प्लेन के ही सब 3rd प्लेन पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ज़रा इर्द गिर्द गौर करके देख लीजिएगा। तो रिलीजन से भी साबित हो रहा है कि ये 7 रूहों के दर्जात के ऊपर, और सारी गाइडेंस रिलीजन की भी इन्हीं प्लेन्स के ऊपर है। ये आपने बचपन से रिलीजन में सुनते आए थे आप, और आपने उसको उसी तरह सुना था जिस तरह मैंने सुना था और आपने सुना था। मैंने आपको उसको इंतहाई स्पिरिचुअल एंगल से आज बताया कि रूह की लेयर्स किस तरह बिहेव करती हैं। फिर मैंने आपको उसको बताया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से, या वेस्टर्न स्पिरिचुअलिस्ट लोग जो बिलीव करते हैं कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये रूह के जो 7 लेयर्स होती हैं, जब ये फुली फंक्शनल होती हैं, ये फुली यूटिलाइज या रियलाइज्ड होती हैं, जब इनका एहसास पूरी तरीके से हो जाता है, इनको आप ओवरकम कर लेते हो, इनसे बुलंद हो जाते हो, तो वो जो आप एक्टिविटीज़ करते हो उससे एक एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी सेंटर बन जाता है, जिसको वो चाक्रास कह रहे हैं। आफ्ताब साहब मुझे इंतहाई जज्बात में नज़र आ रहे हैं, तो इनके इर्द गिर्द क्या फैला हुआ है? जज्बातियत। ये क्या एमिट कर रहे हैं? ये क्या एनर्जी जो है डिस्प्ले कर रहे हैं? जज्बाती एनर्जी। तो इनके इर्द गिर्द जब मैं रहूँगा तो मैं क्या फील करूँगा? जज्बाती फील करूँगा। तो इनका एनर्जी या इमोशनल चाकरा जो है, जिसको हम कहते हैं सेक्रल चाकरा, वो एक्टिव हुआ हुआ है और डिस्प्ले कर रहा है अपनी एनर्जी। फ़र्ज़ करें ये पहले 2 प्लेन से या एनर्जी सेंटर से निकल के 3rd 4th पे आ गया, तो वो डिस्प्ले हो रहा होगा। एहसासाती इंसान के साथ रहेंगे पूरे दिन, क्या फ़ील होगा? किसी बहुत ही ऐसे बिजनेसमैन के साथ जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, ह्यूज बिजनेस है, उसके साथ रहेंगे तो क्या फ़ील होगा? पैसा ही सब कुछ है, पावर कमाओ, बस सारा फोकस कमाने पे होना चाहिए। अरे भाई मजदूर की तबीयत ख़राब है, मरता है तो मरे, क्या सारे मरते हैं? तो ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। करो, काम करो, पैसा 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 होना चाहिए। उसके इर्द गिर्द रहेंगे तो क्या फीलिंग आएगी? एहसासाती फीलिंग। किसकी? पैसे की आ रही होगी, पावर की आ रही होगी। सही है, अपनी नॉलेज, मेरी नॉलेज बहुत है भाई, बहुत इल्म है मेरे पास, इल्मी पावर है। जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला होता है वही कामयाब। देखो आइंस्टाइन को, देखो टेस्ला को, देखो। तो उसकी एहसासाती एनर्जी आप फील कर रहे होंगे। जिस किस्म के इंसान के साथ रहेंगे उस किस्म का उसका एनर्जी सेंटर जो एक्टिव होगा वो फील कर रहे होंगे। मज़े किसके पास लगेंगे? 7th प्लेन वाले के पास। इन सबसे फारिग होगा वो। अब इस जो मैंने जुमला बोला ना, सबसे फारिग होगा, इसको हमारे माशरे में इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? अल्लाह के बंदे तो फ़कीर होते हैं, फटे हुए कपड़े जानबूझ के फाड़ेंगे, उनको सिएंगे, रंग बिरंगे पेवन लगाएंगे, झोंपड़ियाँ लगाएंगे, गंदे संदे होंगे, बाल बिखरे होंगे और बैठे हुए होंगे। 7th प्लेन का आदमी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस हालत में होगा? अरे उससे ज़्यादा सुथरा इंसान कोई नहीं होगा, उससे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान कोई नहीं होगा, उससे ज़्यादा
हम्बल इंसान कोई नहीं होगा, उससे ज़्यादा सेंसिबल इंसान कोई नहीं होगा। आप जिस प्लेन के बंदे होंगे उसके पास जाएंगे, आपका प्लेन को वो ऐसा एनर्जी को ऐसा ज़बरदस्त कर देगा, इतनी ऑर्गेनाइज कर देगा कि आप बोलेंगे यार बस बैठा रहूँ मैं इस बंदे के पास, आई फील गुड विद दिस पर्सन, बस के बाद बैठूँ मैं इसको देखता रहूँ सुनता रहूँ, यार ये कुछ ऐसी सहरंगेज इंसान है। ये मज़े लगते हैं 7th प्लेन के आदमी के, जिसको हम कहते हैं कामिल इंसान, मुर्शिद। ऐसा कोई आपको मेंटोर या प्रेसेप्टर मिल जाए, ऐसा इंसान जो आपके आज के दौर में नापैद नज़र आते हैं। आपको मिला कोई ऐसा इंसान जिसके बाद बैठे तो आपको लगे कि वो सारे इन भाई आपको मिला? वसीम साहब कोई नज़र आया? वासिफ साहब नज़र आया? आप क्या नाम है? उस्मान नाम है आपका? साथ आपको नज़र आया कोई ऐसा इंसान? तो अब तो पता चल गया, आप ढूंढिएगा, एटलीस्ट यू नो। तो बहरहाल मज़े आएंगे उस 7th वाले के पास, लेकिन उसको पहचानना मुश्किल। अच्छा, उसके बाद और क्या मज़े आएंगे? ये तो हमें समझ में आ गया, हमें इन रूहों के 7 लेयर्स से गुजर के ऊपर जाना है। ये है सक्सेस। मेथड कोई भी ले भाई, आप दीवार पे सर मार के जाएं, आप रिलीजन को पकड़ के चले जाएं, आप बोले नहीं मैं रिलीजन नहीं, मैं फ़िलॉसफी से जाऊंगा, वो आपकी मर्ज़ी। मैं ये भी बता दूंगा एंड में किससे जाना है किससे नहीं जाना और क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं। लेकिन ये तो समझ में आ गया। अब क्या मज़े और लगेंगे अगर आप उनके पास 3rd प्लेन की खातून है, आप उनके ऐसे शख्स के पास गई, आपको पता भी नहीं होगा, वो आप उसके साथ बैठी होंगी, बातें कर रही होंगी, उसके साथ वक्त गुजार रही होंगी, जो भी आपका एंगेजमेंट होगी ऐसे शख्स के साथ, आपको पता भी नहीं होगा, वो आपको यू विल नेवर नो, वो आपको 3rd प्लेन से निकाल के 4th प्लेन में भेज देगा। एंड ही इज़ द ओनली पर्सन और शी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस एंड डू इट द मोस्ट क्विकेस्ट वे। सबसे तेज़ी से भी और सबसे बेहतरीन तरीके से वही इंसान कर सकता है जो 7th प्लेन, जिनको हम मुर्शिद कह देते हैं। तो अगर मिल जाए तो मज़े ही मज़े, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो आपको इवॉल्व कराएगा और बहुत तेज़ी से कराएगा। जो काम आप 70 साल ज़िंदगी गुजार के अपने एक्सपीरियंसेस से ज़लील हो के सीखेंगे, परेशान अपने इंसिडेंट्स से सीखेंगे। इंसिडेंट्स किस लिए होते हैं लाइफ में? जितने भी अच्छे बुरे इंसिडेंट्स आते हैं, क्या ये सिखाने के लिए तो आते हैं, आप आगे बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, क्या होगा? मैं इमोशनल हो जाऊँगा, मेरे इमोशनल लेयर ऑफ सोल जो है वो एक्टिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करूँगा, गम की कैफियत में रहूँगा। उस गम में क्या करूँगा? रियलाइज़ करूँगा। रियलाइज़ करके क्या समझ में आएगा? जब तक वालिदा थी तो वालिदा से रिलेशनशिप और इमोशंस थे, सब ने जाना है एक दिन, मेरी वालिदा भी गई, मुझे भी जाना है, ये सब इमोशन फीलिंग यहीं रह जानी है, बस ये हकीकत है। ये रियलाइज़ करेंगे आप तो क्या होगा उसके बाद से? किसी और की वालिदा का इंतकाल होगा, उसको जाके आप क्या कहेंगे? रो, धाड़े मार मार के रो। आप कहेंगे हकीकत को समझो मेरे दोस्त, सब्र करो, रियलाइज़ करो, ये रियलिटी है। इमोशन से ऊपर होकर सोचो। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि एक सिटिंग के अंदर के क्या लोग कंफ्यूज, थोड़ा सा वो खातून होनी थी, उन्होंने कहा कि सर ये जो इंसान होता है जो 7th प्लेन पे, इसको इमोशनल फीलिंग नहीं आती, ये तो बड़ा बारबेरिक किस्म का इंसान हुआ, इसको एहसासात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप मिस अंडरस्टूड कर गए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये जो इवॉल्व हो गया ना, जो 7 की 7 लेयर्स सोल की, जो बंदा जो इंसान उससे ऊपर चला गया है, ये इन सबसे ऊपर जा चुका है, ये बियॉन्ड है, इनसे अबव है, इवॉल्व है, इनलाइटेंड है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इन सबसे नीचे वाला इंसान है, बारबेरिक इंसान, जो ख्वाहिशात के प्लेन से भी ऊपर नहीं गया, अभी उससे भी नीचे है, जानवर की ज़िंदगी जी रहा है, उसको एहसास नहीं है कोई मरता है, मरे, जीता है। देखिए, एक इंसान इन सारे प्लेन से नीचे होता है जो जानवर की तरह होता है, उसको कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई इमोशन नहीं। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जो गैंगस्टर्स नहीं होते, बड़े बेदर्दी से लोगों को मार रहे होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? जो इंसानी रूह के किसी भी मयार से नीचे होते हैं, नफ्स से भी बदतर होते हैं। और ऐसे लोग और भी आपको मिलते हैं, रोडों पे आपको मिलते हैं, जो गदागर होते हैं, जो हाथ फैला के मांग रहे होते हैं। ये कौन लोग? ये भी वही लोग होते हैं इनकी कोई सेल्फ एस्टीम या कोई एहसास नहीं होता, जिनको अपनी ख्वाहिशात का भी एहसास नहीं होता। वो कहते हैं ख्वाहिशात सब कुछ उससे नीचे है, बाप ख्वाहिशात ही सब कुछ है, उससे भी नीचे गिरे होते हैं, तभी तो ख्वाहिशात के लिए हाथ फैला रहे होते हैं। तो 2 किस्म के आपको लोग मिलेंगे, या तो इन सबसे नीचे होंगे, वो बारबेरिक होंगे, जंगली होंगे, इंसान के जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, या मेजॉरिटी इन सारे 7 लेयर्स के बीच में होंगे, पहले 3 में होते हैं, मैंने बताया, वो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आज के बाद। या आपको इन सबसे ऊपर वाले मिलेंगे जो इनलाइटेंड होंगे, जो इन सबसे ऊपर वो इमोशंस रखते होंगे लेकिन इमोशनल होते नहीं होंगे, वो एहसास रखते होंगे लेकिन एहसास ही नहीं होते नहीं होंगे, वो इंसानियत को समझते होंगे लेकिन इंसानियत के लिए पागल नहीं हुए जा रहे होंगे। दे नो द सिस्टम, हाउ इट ऑल वर्क्स, ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है।
जज्बात का होना बुरी बात नहीं, जज्बाती होना बहुत बुरी बात है। ये सब आप लोग समझते हैं। सारे जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं वो जज्बात की एक डोमेन में तो इंसान लेता है, गुस्से में। अच्छी बात है जज्बाती होना। अच्छा, लोग इसको मिस अंडरस्टूड कर जाते हैं आजकल के दौर में कि जी मैं अपने वालदा से बहुत प्यार करता हूँ, ये तो जज्बात है, मैं उनके लिए जज्बात रखता हूँ, तो जज्बाती होना तो बुरी बात नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ जुमला अपना, जज्बात का होना बुरी बात नहीं है, जज्बाती रहना बहुत बुरी बात है। मैं अपनी वालदा से प्यार करता हूँ, उनके लिए जज्बात रखता हूँ, वेरी गुड, मैं अपनी वालदा की खिदमत करता हूँ। लेकिन मैं अगर इतना जज्बाती हो जाऊँ कि मेरी वालदा गलत भी बोल रही हैं और वो गुनाह भी कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, मैं बोलूँ वो भी सही है। या फ़र्ज़ करें आपकी औलाद है, औलाद का प्यार होना बुरी बात है? नहीं। जज्बात होना बुरी बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, जज्बात होने चाहिए। लेकिन औलाद के लिए जज्बाती हो जाना बहुत बुरी बात है। बेटा गलत भी कर रहा है तो क्योंकि मेरा बेटा है सही है, जज्बात में आके करो ना। तो जज्बाती होने से नुकसान किया आपने, अपना भी बेटे का भी किया। तो जज्बात का होना बुरी बात नहीं है, एहसासात का होना बुरी बात नहीं है, इंसानी फ़िक्र होना बुरी बात नहीं है, रूहानी ख्याल होना बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सब प्लेन में उनके हो के रह जाना एज़ गुड एज़ दोज़खी। अगर हम इसको रूहानी टर्म में या फ़लसफ़ियाना टर्म में बात करें तो मैं ऐसे लोगों को जो जज्बाती रहे उनको दोज़खी कहता हूँ। सारा दोज़ख ख्वाहिशात और जज्बात है। जो ज़िंदगी भर जिया और ख्वाहिशात और जज्बात का ग़ुलाम रहा दोज़खी मरा। जो ऐसा, अच्छा एक और एंगल बता दूँ, जितना दुनिया में जादू होता है, ब्लैक मैजिक होती है। अच्छा, एक ये भी गुमराही दूर कर दूँ, लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक, कुछ लॉजिकल प्लेन के लोग होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं ये ब्लैक मैजिक इंडो पाक में ही होती है, यूरोप में तो नहीं नज़र आती ब्लैक मैजिक, उस वहाँ पे तो तावीज़ गंडे नहीं होते। आपकी इत्तला के लिए यूरोप में इतनी ही ब्लैक मैजिक की जाती है प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म भी होता है और ये झाड़ पूंछ भी होती है, यानी कि जिन्नात वगैरह उतारना, वहाँ पे भी पोजेशंस होती हैं और वहाँ पे भी स्पेल्स और कर्स किए जाते हैं। इतना तो मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, लेकिन रियल लाइफ में भी वहाँ पे बड़ी सब कुछ होता है। बस वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजीज़ अलग हैं, प्रोसीजर्स अलग हैं, हमारे अलग हैं। तो जितना भी दुनिया में जादू टोना होता है ये किन लोगों पे असर करता है? अगर हम इस गुफ्तगू को नज़र में रखें रूह वाली लेयर्स, तो ऐना साहिबा बताएंगे। जो लोग भी ख्वाहिशात और इमोशन के प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारा जादू टोना उन पे काम करता है। हैरत अंगेज़ आपको फैक्ट बताओ, उठाइए ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, ज़्यादातर जज्बाती लोगों पे जादू असर करता है। और जैसे ही आप जज्बात से बुलंद हुए, एहसासात में घुसे और इंसानी में जादू वादू तेल लेने गए, फिर कोई अमल आप पे कोई स्पेल काम नहीं करेगा। वेरी रेयर, मैं नहीं कह रहा है नहीं करेगा, हो सकता है आप फोर्थ प्लेन में रहने वाले आदमी हो, लेकिन किसी वक्त, दिन के किसी वक्त में आप नीचे वाले प्लेन पे आ गए, इमोशनल हो गए, आप किसी की बात में आके कैरिड अवे हो गए, जादू असर कर जाएगा उस वक्त आप पे। लेकिन अगर आप स्टे कर रहे हो परमानेंटली इन दोनों प्लेन से ऊपर, जादू काम नहीं करेगा। और अगर इन दोनों प्लेन में किसी वक्त भी हो, और जादू का 100% काम करेगा। एग्जाम्पल, ज़्यादातर जादू मर्द हज़रात पे होते हैं, ख़वातीन पे होते हैं। क्यों? मर्द और औरत में जज्बाती कौन होता ज़्यादा? के सामने सारा गेम क्या है अब? अच्छा, ये अब हम आते हैं इसको साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको एंगल ये बताया साइंटिफिक के, अब ज़रा हम इसको प्योर मटेरियल साइंस से बात करते हैं। ये गेम क्या चल रहा है साहब? सॉरी, आप बता सकती हैं किसी भी इंसान की फिजिकल बॉडी में रूह किधर होती है? कैन वी पॉइंट इट आउट, ये किधर है? तो फिर है किधर फिजिकली? मैं इस सवाल को ज़रा पलट देता हूँ, कन्फ्यूजन। आप बता सकती हैं इस बल्ब में लाइट किधर है? नज़र तो आ रही है, रोशनी तो कर रहा है, सारी स्प्रेड हो रही है, बस रूह भी इसी तरह वेव करती है। क्यों? एनर्जी है वो। साइंटिफिक प्लेन पे देखें, सोल इज़ एनर्जी। और एनर्जी को इस लॉजिकल माइंड में समझाने के लिए मैं आपको सबसे बदतरीन एग्जांपल ये दे सकता हूँ। ये लाइट देख लीजिए, एनर्जी है ना, ये जल रही है, जैसी करंट फ्लो कर रहा है, फिलामेंट जल रहा है, ग्लो कर रहा है, तो क्या स्प्रेड हो रहा है? लाइट। तो लाइट को मैं पकड़ सकता हूँ, इस लाइट को ऐसे, कैन आई ग्रैब इट फिजिकली लाइक दिस? स्प्रेड हो रही है ना। क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ इस बल्ब की रोशनी एग्जैक्टली कहाँ जा रही है इस रूम में? ना। क्यों? ह्यूमंस आर डिस्क्रीट बीइंग्स हैविंग अ ब्रेन विच यूजेज द मेथड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ डिस्क्रीट वे। इंसानी दिमाग चीज़ों को चीदा करके देखता है, डिस्क्रीटली देखता है।
जबकि एनर्जी का फ्लो हमेशा कंटिन्यूस होता है। पढ़िए टेस्ला को और आइंस्टाइन को, क्या कह रहा है वो, E = mc²। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। एनर्जी को एक्सट्रीम पे ले जाओगे तो वो फ्लोइंग वे में आ जाएगी, वो डिस्क्रीट नज़र नहीं आएगी, एक कंटिन्यूस फ्लो में आ जाएगी। रूह की भी ऐसी हालत है। अच्छा, अब वो इस बॉडी के अंदर है, ये हमारा मानना है, रिलीजियसली मानते हैं हम, साइंटिफिकली मानते हैं। मैं साइंटिफिकली समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये एनर्जी की एक स्पार्क है, ये बीम है, कहीं से भी आया, आसमानों से ट्रैवल करके आया। द डे यू वर बॉर्न इट एंटर्ड इनटू योर बॉडी। उस दिन से जब तक आपका आखिरी दिन नहीं आता मरने का, तब तक ये आपको कंटिन्यूस एनर्जी दे रहा है। जैसे वो आयरन मैन मूवी देखी ना, उसमें वो सेल बनाता है एनर्जी का, यहाँ लगाता है अपने, छोटा सा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना लिया और वो 10 साल तक एनर्जी दे रहा है। क्या मतलब है? तो इमेजिन कर लीजिए, रूह कोई ऐसा ही फ्यूल सेल है जो हाइड्रोजन क्या, एटम क्या, यूरेनियम क्या, प्लूटोनियम क्या, आपने ऐसी तस्वुर नहीं की होगी। इतनी इनरिच्ड चीज़ का वो एक पार्टिकल है जो आपके अंदर बसा हुआ और आपको पूरी 70 साल एनर्जी दे रहा है। ज़रा हम इस बात को मेडिकली ब्रेक डाउन करें कि इंसान के फिजिकल बॉडी मैकेनिज्म कैसे कर रही है। आपकी जो भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, आपकी फिजिकल बॉडी, ये एनर्जी इसको कैसे मिलती है। आपकी जो बॉडी में सेल्स हैं, वो सेल ऑक्सीजन लेते हैं ब्लड से। ऑक्सीजन क्या होती है? H2O। वो उस पानी पीते हैं आप, उसमें से H2O लेते हैं और सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो बॉडी क्या करती है, सेल्स क्या करते हैं, वो सारी ऑक्सीजन को लेते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को एटम को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? उसको बर्न करते हैं, वो हीट जनरेट करते हैं। जैसे ही वो उसको बर्न करते हैं, हीट जनरेट होती है, वो उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को अपने सेल्स यूज़ करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। यही होता है हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स यही कर रहे हैं। तो सेल्स को कौन कह रहा है ये करो? और हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। हीट बॉडी में क्यों निकल रही होती है? एनर्जी होती है। तो इसको कौन कह रहा है ये सब करो? साइंस ने और डिग इन किया। उन्होंने कहा सेल्स के पास अपना एक कॉन्शियसनेस होता है, विच दे यूज टू डू ऑल दिस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सो प्रोग्राम्ड। और वो कलेक्टिवली सारा काम करते हैं, बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर आपकी फिजिकल बॉडी। तो इस फिजिकल सम ऑफ ऑर्गन्स एंड सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ एटम्स को कौन कह रहा है ये सब करो? ये विल कौन दे रहा है इनको? ये माइंडसेट कौन दे रहा है इनको? ये रूह है। यहाँ तक समझ में आती है मेडिकली। सूफिया ने स्पिरिचुअली इसको अलग एंगल से बताया। उन्होंने कहा ये जो सारी सोल है ना आपकी, टोटल ये पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे मैंने बताया बल्ब की एनर्जी, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड होती है आपके हार्ट में, कल्ब में। फिर उन्होंने इसकी लेयर्स बताई कि जैसे जैसे ये रूह बेदार होती जाती है, इनके एनलाइटेंड होती जाती है, यानी कि इवॉल्व होती जाती है अपने लेयर्स पे से ऊपर जाती है, तो आपके कल्ब के लेवल्स बढ़ते जाते हैं। उसको फिर इमाम गजाली को पढ़ें आप, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ें, जितने भी सूफिया गुजरे हैं उनको पढ़ें, तो उन्होंने इस पर लाइट डाली है। अच्छा, तो अब ये रूह जो है ये कोई पार्टिकल या बीम ऑफ एनर्जी है जो कहीं से आई है इस यूनिवर्स के अंदर, हमें नहीं पता कहाँ से आई है, बहुत दूर से आई है। ये हमारा यहाँ पे फिजिकल बॉडी नहीं जज कर पाती, लॉजिकल माइंड। लेकिन हमें रिलीजियसली बताया गया है कि ये रूह तुम्हारे अंदर फूंकी गई है, ये आसमानों से आई है, दुनिया में तुम्हारे अंदर डाली। ठीक है, ये हमें भी समझ में आता, नज़र आ रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो एक्टिव है, जिंदा है, रूह है। जो मरा हुआ पैदा होता है उसके अंदर वो नहीं आई होती रूह। 70 साल आपकी ज़िंदगी आप जिए, वो रूह आपको एनर्जी दे रही है। वो एक बहुत ज़्यादा चार्ज सेल है जिसको आप कोई भी नाम दे देंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसलिए मैं मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी से आपको समझा सकता हूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ। 70 साल बाद क्या होगा? वो एनर्जी की जो बीम है, वो जो रे है जिसको आप रूह कह रहे हैं, इट रिवर्ट्स बैक, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। कहाँ जाती है? जहाँ से आई है। किसके पास से आई? क्रिएटर के पास से, जिसको हम रिलीजियसली अल्लाह कह देते हैं। हिंदू उसको भगवान कह रहे हैं। हर कोई अपने अपने नाम टर्मिनोलॉजी से पुकार रहा है। डोंट गेट स्टक इन टू द टर्मिनोलॉजीज। अल्फाजों में ना फंसे, कॉन्सेप्ट को समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया। अब ये जो रूह आती है बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो ये बॉडी उसने एक सूट लिया है। अब उस सूट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सूट की पहली 2 रिक्वायरमेंट है क्या? इसको खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसका एक मैकेनिज्म चलने के लिए। फूड चाहिए जिससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, इसको पानी चाहिए, इसको नींद चाहिए अपने CPU को हाइबरनेट करके रिफ़्रेश करने के लिए। ये आपकी ख्वाहिशात हुई। फिज़िकल फॉर्म आपको इसी मिट्टी से बनते हो, यहीं माँ के पेट में बनाए जाते हो, इसी सारे मैटर से।
माँ की भी तो फिजिकल बॉडी इसी वर्ल्ड में मौजूद है, यही बनाया जाता है, यहीं से बॉडी ग्रो होती है, इसी प्लेटफॉर्म पे इवॉल्व करती है, अपना पीक पकड़ती है, फिर डेट्रिएट होती है, फिर मर जाते हो, वो दफना दी जाती है मिट्टी में, और यहीं रेजा रेजा होके क्या बन जाती है, वापस एटम बन जाती है, पार्टिकल्स बन जाती है। रूह आई, उसने ये सूट लिया, उस सूट के कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे आप फर्स्ट करो मून लैंडिंग करते हो, आप एस्ट्रोनॉट हो, तो एस्ट्रोनॉट को क्या चाहिए कि ऐसा सूट चाहिए जो ऑक्सीजन प्रिजर्व हो, उसके अंदर बाहर एटमॉस्फेयर से कोई इंट्रैक्शन ना हो, वरना क्या होगा, आपका बॉडी डीके हो जाएगी और आप फ़ौरन मर जाओगे। तो इसी तरह इस अर्थ के अंदर आप आए हो, तो इस अर्थ का सूट चाहिए आपको, वो है ये बॉडी, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके कुछ सिस्टम्स हैं, वो ये बता दी, ख्वाहिशात आपके। जैसी रूह इस फिज़िकल सूट के अंदर रियलाइज़ होने लगती है कि मैं यहाँ हूँ, तो वो उन प्लेन्स पे ऊपर जाने लगती है जिनका हमने जिक्र किया। लियोनार्डो डा विंची का नाम सबने सुना है, खूबसूरत बात उसने कही। वो कहता है, आई वोक अप टू फाइंड दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ स्टिल स्लीपिंग। मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि बाकी सब अभी तक सो रहे हैं। क्या जागा वो, कहाँ है, क्या बात कर रहा है वो, अजीब से सो रहा था कहीं वो। इस दुनिया में आने के बाद उसकी रूह इवॉल्व हो गई, इनलाइटेंड हो गई, तो उसको क्या नज़र आया, अभी सब ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात में सो रहे हैं। फिर वापस रिलीजियस मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, हदीस है, तुम सब सो रहे हो, मरोगे तो जाग जाओगे। जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। ये दुनिया तो सिर्फ एक धोखा है, इल्यूजन है। आपकी सोल एक ड्रीम देख रही है इस बॉडी में आके, एक प्रोजेक्शन देख रही है, एक इल्यूजनरी प्रोजेक्शन जो एटम से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है, एक मैट्रिक्स है। जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाते हैं, नंबर्स नज़र आते हैं, ये मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। बिकॉज साइंस, मटेरियल साइंस परफेक्टली बिलीव्स एवरीथिंग इज एन इल्यूजन ऑफ एटम्स। हर चीज़ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल ब्लॉक क्या है, एटम। इतने एटम होंगे तो हाइड्रोजन कहलाएगा, इतने एटम होंगे तो ऑक्सीजन कहलाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो ये कहलाएगा। इन सबको बना बन के ये फॉर्म सामने आ गई। सिलिका में इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं तो सिलिका का एटम बनता है। सिलिका को आप ये फॉर्म दोगे तो गिलास की शक्ल नज़र आ रही है, इसी को आप मेल्ट कर दोगे तो आपको लिक्विड सिलिका नज़र आएगा, इसी को जग की शेप दे दोगे जग नज़र आएगा। एवरीथिंग इज़ एटम। ये रूह क्या देख रही है इस बॉडी में आके, इस एटम के प्लेटफॉर्म पे एक एनर्जी आके ये सारा तमाशा देख रही है, अपने आप को इवॉल्व कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। क्या होगा, एक दिन वापस बुला ली जाएगी। अब इसमें कुछ एनर्जी बीम्स ऐसी हैं, कुछ रूहें ऐसी हैं जो यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पे आके इसको सब कुछ समझ गई हैं कि ये सब हो रहा है। तुम सब सो रहे हो, मरोगे तो क्या होता है मरने के बाद, जैसी आप ये बॉडी से हटेगी आपकी सोल, वो उस डायमेंशन, उस एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस में जाग जाएगी जहाँ अभी आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। इसलिए आप कहते हैं आप पैदा होने से पहले कहाँ थे आपको पता है, मरने के बाद कहाँ जाते कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आप इस डायमेंशन, इस इल्यूजन में इन्वॉल्व हैं इस वक्त। जैसे इस इल्यूजन से, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट कैसे निकलती है रूह, मर जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में ज़िंदा रहते हुए इनलाइटेंड हो गए, इनकी जाग गए। जैसे लियोनार्डो डा विंची ने कहा, जैसे मैंने आदि से सुनाई, जैसे जितने भी रिलीजियस ग्रेड्स गुजरे उन सबके ऐसे ऐसे कोट्स मौजूद हैं, सबको पढ़ा मैंने। तो वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। आप जाग गए तो क्या नज़र आएगा आपको, ये सब तो नज़र आएगा, तो आ रहा है 5 सेंसेस में, फिर उन सेंसेस से भी नज़र आएगा जो इन 5 सेंसेस से नज़र नहीं आता। द वर्ल्ड ऑफ अनसीन, गैब की दुनिया नज़र आएगी, रूह की आंख से देखी जाती है। अभी सब आप जिंदा तो हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं जी रहे। जो जाग गया उसको ज़िंदगी मिल गई, हयात कहते हैं ऐसे लोग। चलिए और सस्ता कर देता हूँ मैं इस बात को, जो लोग जाग गए उनको हम अल्लाह के दोस्त कहते हैं, वली, सेंट्स, क्या कहते हैं, वर्कर्स ऑफ द अनसीन वर्ल्ड। उसको उर्दू इस्तिलाह में कहते हैं कारकुनान क़ज़ा व क़दर, कुरानिक इस्तिलाह में कहते हैं खिज़र लाइक पीपल, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे लोग। समझ में आती है बात। दूसरा, अभी आ गई रूह भाई, साइंटिफिकली समझ में आ गई, एनर्जी की बीम है, यहाँ आ रही है, डिस्प्ले हो रही है, 7 लेयर्स में अपना इजहार कर रही है, ठीक है जी। साइंस के पास कोई मीटर नहीं है कि वो इस बीम को कैप्चर कर सके। क्यों नहीं है, ज़रा ठंडे दिल से सोचो, समझ में आता है। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है साइंस का, मटेरियल साइंस का, वो सिर्फ
मैटर को देखता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि बात और मुस्तनद हो जाए और समझ में भी आ जाए। आपका ब्लड प्रेशर कितना है, अभी आप मशीन लगाएं चेक कर लेंगे। शुगर कितनी चेक कर लेंगी ना, शुगर चेक कर लेंगे। ज़रा मीटर लगा के बताइए आफ्ताब साहब अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। ज़रा मीटर लगा के बताइए आपको कितनी ज़ोर से गुस्सा आ रहा है। ज़रा मशीन लगा के बताइए आप कितना अल्लाह से प्यार करते हैं। गंदी हो गई साइंस, यही साइंस की लिमिटेशन है। दे ओनली एड्रेस, अच्छा ये कोई हैरान की बात नहीं, मेरे लिए थी पहले, लेकिन जब समझ में आया ये 200 साल पहले तक सारी चरान अभी शुरू हुई है जो मटेरियल साइंस की। पहले लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडसेट रखते थे। आपको पता है, मैंने पहले भी बताई ये बात, कुछ नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये वर्ड साइंटिस्ट जो आया है ये कब से आया है? किसी ने गौर किया है कब से आया साइंटिस्ट वर्ड? आइडिया है कोई? और जब ये वर्ड साइंटिस्ट नहीं आया था तो जो लोग काम करते थे साइंटिस्टों वाला, तो उनको क्या कहते थे? यू विल बी अमेज्ड टू हियर, उनको नेचुरल फिलोसफर्स कहते थे। अ पर्सन हु यूज्ड टू थिंक ओवर द लॉज ऑफ द नेचर, जो कुदरत के कवानीन पे, उनके फ़लसफ़े पे गौर करता था, उसको नेचुरल फिलोसफर्स कहते थे। लेटर ऑन आफ्टर 1930s वर्ल्ड वॉर के बाद जब मटेरियल साइंस प्रमोट होने लगी तो दिस टर्म वॉज कॉइंड साइंटिस्ट। अब 70-100 साल बाद इतना सैचुरेट हो गया है, अब साइंटिस्ट सिर्फ उसको कहते हैं जो सिर्फ मटेरियल साइंस के ऊपर गौर कर रहा हो, नेचर के बाकी कवानीन पे गौर नहीं कर रहा। मिसाल एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की मूवमेंट जो है, ये भी एक कुदरत का, एक नेचर का एक कानून है। हर सितारा, हर सैयारा एक परफेक्ट मूवमेंट में घूम रहा है, साइंस मानती है, लेकिन वो इसके घूमने और इसके इम्प्लीकेशंस पे गौर नहीं करती, क्योंकि वो कहती है ये मटेरियल साइंस नहीं है। एस्ट्रोनॉमी को वो मटेरियल साइंस मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। अब क्योंकि क्यों ये 70-100 साल में उनका एनीथिंग विच फिजिकली एग्जिस्ट इज ऑब्जर्वेबल, कैन बी डिस्कस्ड अपॉन और मेजर की जा सकती है, तो यही रियलिटी है। ये है अब इस वक्त साइंस का शेवा। वो ये नहीं कहते कि माँ से प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कहते हैं ये बाय प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स नहीं है, इनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए है ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये मैटर है, ये साइंस की प्रॉब्लम। तो अब आपसे सवाल है, साइंस तो रूह को समझेगी, रूह को मेजर करेगी, रूह को मानेगी? नहीं मानती, मेडिकल साइंस नहीं मानती। तो ये तो मैंने आपकी गुमराही दूर की कि वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक व्यूज़ क्या हैं रूह के बारे में, मेडिकल साइंस क्यों नहीं मानती, मटेरियल साइंस क्यों नहीं मानती, और स्पिरिचुअल साइंस क्यों मान रही है। अच्छा, स्पिरिचुअल साइंस क्यों मानती है? उनको लगा कि बॉस ये सिर्फ मैटर को स्टडी करने में मामला हल नहीं हो रहा, जो मुझे भी लगा एक वक्त में आके, जब मैंने तसल्ली से साइंस को स्टडी कर लिया। आई स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, यू नेम द सब्जेक्ट, आई मेड श्योर कि भाई मैं उसको समझूँ किसी ना किसी हद तक जाकर। सब समझा मैंने, फिर मुझे भी यही एक डेफिशिएंसी नज़र आई, एक जो है डेफिसिट नज़र आया माइंड को सुलझावा करने के लिए, कि यार ये सिर्फ मैटर को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ये सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये सिर्फ मटेरियल साइंस को एड्रेस कर रहे हैं, बात बन नहीं रही है। ज़रा देखें तो ये रूहानी लोग भी क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरा ही इसमें रिलीजन, हमने बचपन से क्या पढ़ा था, ये रिलीजन है, ये साइंस है। साइंस जो बात कर रहा है बंदा वो रिलीजन नहीं है, जो रिलीजन कर रहा है वो साइंस नहीं। ये दोनों गलत अप्रोच थी। हम भी इसी तरह चलते थे, मैं भी इसी तरह चलता था। तो मैं हर चीज़ को रिलीजन से ढूंढने की कोशिश करता था, मुझे जवाब नहीं मिलते थे। फिर मैं साइंटिफिक हो गया, मुझे हर चीज़ से साइंस को ढूंढने की कोशिश करता था, मुझे नहीं मिलता था। सोल्यूशन कहाँ है? कनेक्ट द बोथ। साइंस और रिलीजन जहाँ पे आके अमेलगमेट होते हैं, वहाँ पर रियलिटी आपको समझ में आएगी, वहाँ रूह समझ में आएगी। माँ के प्यार को आप एहसास तो बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है आप अपनी वालदा से कितना प्यार करती हो, ओनली यू नो इट। आप अपनी वालदा से, ये अपने वालदा से कितना, इनको पता होगा, ये अपने बच्चे से कितना, इनको पता होगा, ये मेरे बच्चे से कितना प्यार मैं करता हूँ, उनको नहीं पता होगा। ये सबके अपने अपने अंदाजे हैं। ये कब पकड़ में आते हैं? जब आप दूसरी दोनों साइड को इनकलकेट करो। रिलीजन क्या सिखा रहा है आप गौर कीजिएगा। रिलीजन किसी साइंटिफिक बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करता, कभी कोई भी रिलीजन नहीं कर रहा। वो सारे उन एरियाज़ पे आर्ग्यूमेंट करता है, रिलीजन गाइड करता है जिनका ताल्लुक आपकी सोल से है। इमोशंस, फीलिंग्स, लॉजिक, अखलाकियात, सोसाइटी के मामला, इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ, नेक अमल करो, दूसरे के साथ ज़्यादती ना करो, ना हक ना मारो, ना हक ना खाओ, किसी झूठ ना बोलो, वादा खिलाफ़ी ना करो। ये सारे मज़ाहिब ये कहते हैं।
ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करो जिनसे आप अपने शऊर से बाहर हो जाते हो। शराब मत पियो, क्यों? आपे से बाहर हो जाते हो। इमोरल एक्ट ना करो, जिना ना करो। हर उस चीज़ की टीचिंग देता है जो सोल को टेम करती है। तो साइंस की ये प्रॉब्लम समझ में आई, फ़ायदा रिलीजन को भी लगाया, स्पिरिचुअलिटी को भी लगाया और फिर फिलॉसफी को भी लगाया। ये 4 चीज़ें लगाएंगे तो मामला समझ में आएगा। फिर क्या समझ में आएगा रूह के बारे में? साइंटिफिकली समझ में आएगा रूह एक बीम है जो आई है, यहाँ पे इवॉल्व कर रही है। रिलीजियसली हमें बताया गया कि आप जन्नत में थे, आपको ज़मीन पे भेजा गया इम्तिहान के तौर पर। इम्तिहान क्या है वो मैंने आपको टेक्निकली एलैबोरेट कर दिया। अब अगर आपने इस रूह को इवॉल्व कर लिया, 7 लेयर्स क्रॉस कर ली, क्या हो जाओगे? 7वें लेयर पे जन्नती वन्नती नहीं हो, जन्नत से बहुत ऊपर लेवल की चीज़ बन जाओ। अल्लाह के कुर्ब में चले जाओगे, मार्फत इलाही में, कनेक्टेड ह्यूमन बीइंग, सेंट लाइक पर्सन, एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग। आपका शुमार, आपका कहते क़यामत के वक्त नबियों के साथ उठाए जाओगे, ये हदीस भी है। और अगर 7th प्लेन से नीचे नीचे कहीं एंड अप हुए, 4th 5th 6th जन्नती कहलाओगे, ब्लिस में रहोगे। ठीक है जी, ये भी एक लेवल है। लेकिन अगर पहले और दूसरे प्लेन में मर गया, दोज़खी कहलाओगे। अपने ही किए धरे जो प्रोसेस है उसके अंदर सड़ रहे होगे पूरी ता क़यामत। ये रिलीजन पूरा गाइड कर रहा है। एक इंसान है वो जज्बाती रहा पूरी ज़िंदगी, ख्वाहिशात में रहा और मर गया, क्या होगा उसके साथ मरने के बाद? उसके दिमाग में क्या ख्यालात होंगे? उसकी रूह क्या लेके जाएगी यहाँ से? भाई जो इंसान पूरी ज़िंदगी जज्बाती और ख्वाहिशात के ग़ुलाम रहा, तो ऐसा इंसान हसद करता होगा, जलन में रहता होगा, बुग़्ज़ रखता होगा, कीना करता होगा, दूसरों की बुराई करता होगा। यही काम होंगे ना उसके। तो जब मैंने पूरी ज़िंदगी दूसरों की बुराई की और हसद में रहा हूँ, और मैं जब मरूंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा? हसद, कीना, बुग़्ज़, इसी में जल रहा हूँ मैं। कोई इंसान, हर इंसान जन्नत में अपने हिस्से की आग खुद लेके जाएगा। ये लीजिए। और अगर आप एनलाइटेंड इंसान हो गए या 4th प्लेन पे आ गए सोल के, सेंसिबल इंसान, काम, कंपोज, ना हसद कर रहे हैं, ना आपको इमोशन तंग कर रहे हैं, ना आपको डिज़ायर्स तंग, ना खाने के पीछे मर रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम, तो क्या लेके जाएंगे आप? सुकून का समंदर। जितने अच्छे तुम्हारे अमाल होंगे उतनी बड़ी जन्नत मिलेगी। खुद बनाओ अपनी, जो चाहोगे मिल जाएगा। क्या अपनी जन्नत खुद बनाओ। और अगर 7th प्लेन पे चले गए, जन्नत दोज़ख बहुत छोटी चीज़ है। अब यूनिवर्स चलाओ बेटा। अब जन्नत नहीं मिलेगी, छोटा सा एक प्लॉट नहीं मिलेगा आपको जन्नत का। अब पूरा बहरिया टाउन मिल जाएगा। चलाओ, पूरी सोसाइटी बनाओ। जो कामिल इंसान हो जाते हैं, सेंट, दे रन द यूनिवर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे इसमें कोई ख्याल नहीं, मैं सब वो बात कर रहा हूँ जो ग्रेट्स कह के गए। सुनिए, उसके ज़ोरे बाजू की ताकत का अंदाज़ा तो देखो कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर इकबाल। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। ये पूरी कायनात है मोमिन, फ़कत मोमिन जाँबाज की मीरास, पर वो मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। अगर आप इनलाइटेंड हो गए, सेंट लेवल पे आ गए, 7th लेयर ऑफ सोल पे आ गए, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन गए, कामिल इंसान बन गए, यूनिवर्स प्रॉपर्टी है आपकी। यू रन द यूनिवर्स। मजाक बात है, आफ्ताब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये दिन भर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, अपना काम करते हैं, फैमिली को दही ला के देते हैं, बेगम को खाना पका लो, बच्चों को संभालते हैं, स्कूल, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ रनिंग द यूनिवर्स। ये आम आदमी होंगे, ऐसा इंसान नहीं बचते दुनिया में। इससे हायर लेवल के ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब प्रॉफिट्स करते थे, अब नहीं करते प्रॉफिट्स। अब यही है जो लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, मलाइका, एंजल, फरिश्ते, वो भी इनको सलाम करते हैं ऐसे लोगों को आके। दे आर फार सुपीरियर इन एनर्जी देन एंजल्स। आर्क एंजल्स साथ होते हैं ऐसे लोगों के, इतनी पावरफुल एनर्जी हो चुके होते हैं। मैंने मिसाल दी ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम, आप जो तसव्वुर कर सकते हैं ना कितनी पावरफुल होती है वो एनरिच होने के बाद, उसको बिलियन ट्रिलियन मतलब अनइमेजिनेबल टाइम्स एनरिच कर लें, और जो उसके अंदर एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी का स्पार्क है ऐसे इंसान के अंदर, जो 7th प्लेन ऑफ सोल के ऊपर खड़ा हुआ है। साइंस कभी नहीं बताई। हैविंग सेड दिस, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं साइंस को गंदा कर रहा हूँ या मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बोल दिया, साइंस अपनी जगह पे देख रही है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पे देख ली है, रिलीजन अपनी जगह से, हर जगह से एंगल है, एंगल ऑफ व्यूवरशिप है, एंगल ऑफ व्यूइंग है। ये आप देख रहे हैं टिश्यू बॉक्स, ये सारा टिश्यू बॉक्स नज़र आ रहा है हमें। ये टिश्यू बॉक्स ऐसा होता है, आप बोलेंगे अब कैसा होता है, अब कैसा होता है, अब कैसा होता है, अब कैसा होता है। अब आपने पूरा टिश्यू बॉक्स देखा। जब मैंने पूरा टिश्यू बॉक्स देख लिया अंदर बाहर, अब जाके मैं उस
चीज़ के बारे में कोई बात कर सकता हूँ। हमने एक रियलिटी, सोल को हमने रूहानियत से देखा और पीछे पड़ गए, रूहानियत ही सब कुछ है। हमने रिलीजन से देखा, रिलीजन के पीछे पड़ गए। साइंस से देखा, साइंस के पीछे पड़ गए। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये मैं बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, मामला हल नहीं होगा किसी का भी, आप में से भी, किसी का, मेरा भी, किसी का, जब तक आप परफेक्ट नॉलेज नहीं लोगे। और परफेक्ट नॉलेज नहीं आएगी जब तक आप इस सारे प्रोसेस से नहीं गुजरोगे। अच्छा, अब आप ये सवाल कर सकते हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं इसको क्लोज डाउन करता हूँ। अब आप काम की बात बता सकता हूँ। अब फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे। नेचुरल क्वेश्चन ये उठ सकता है आपके दिलो दिमाग में इमीडिएटली, कि बात समझ में आ रही है, हमें चीज़ें लिंक्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, हमने जो सुना है, देखा है, मेक सेंस। हाउ टू क्लाइम अप द रैडर, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे, बेस्ट वे, व्हाट इज़ द सेंसिबल वे, ऑप्टिमिस्टिक वे क्या है, तरीका क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, या मैं कल से जाऊँ बोले नहीं भाई सुन ली सारी बात समझ में आ गई। अपन तो ख्वाहिशात में रहने वाला आदमी है, ख्वाहिशात जिंदाबाद, ठीक है जी, ये आपकी एक चॉइस हो सकती है। दूसरा बोले नहीं, नाउ आई नो आई नीड टू क्लाइम अप, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस। कैसे? दो तरीके। एक तो सेल्फ प्रोक्लेम तरीका है, सेल्फ असेसिंग तरीका है, खुद कोशिश का तरीका है। बी ऑनेस्ट, बी प्योर, प्योरिटी मस्टर्स। और सारी प्योरिटी की गाइडलाइन भी आपको रिलीजन में दी हुई है। आपको जो भी मज़हब आप फॉलो करते हैं, और बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, उसमें सारी गाइडलाइन यही तो है, इसी प्रोसेस की दी गई। झूठ मत बोलो, बुरा मत करो, वादा खिलाफ़ी ना करो, अमानत में खयानत ना करो, नाजायज़ ना करो, हक़ ना मारो, किसी के साथ ज़्यादती ना करो। इस सारे जो गाइडलाइन रिलीजन में दी हुई हैं, इन सब पे सेल्फ क्रिटिसाइज़ करें। और इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका क्रिटिसिज्म कि दूसरा कोई कर ही ना सके ऐसा यानी कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हो। इससे क्या होगा, आप इन सब ज़िल्लतों से बचेंगे जो नेगेटिविटी है, जिसमें जिनसे रिलीजन में भी मना किया गया है। तो रिज़ल्ट क्या होगा, आप इमोशन, ख्वाहिशात, ऐसा इन सब से जल्दी ऊपर निकलते चले जाएंगे। एक तरीका ये, विद दिस माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब रिलीजन सभी लोग फॉलो कर रहे हैं ना ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग मिले आपको 7th प्लेन वाले। हमारे जो रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं वो हैं इस लेवल पे जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, कामिल इंसान, सुकून, करार, हर चीज़ वाले हैं। मुझे तो नहीं नज़र आता कोई भी। तो यानी कि अगर मैं खुद रिलीजन फॉलो करता रहूँगा तो चांस है बॉस, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा आप ये सब फॉलो करते करते डिस्ट्रैक्टेड हो गए। बहुत बारीक फ़र्क है, नफ्स यूँ पकड़ती है इंसान को, कब गुमराह कर दे। तो अब मसला खड़ा हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो कोई ऐसा बंदा ढूंढ लूँ जो इसका एक्सपर्ट हो चुका हो, जो 7th प्लेन पे हो, बिकॉज ही इज़ द मैन हु इज़ परफेक्ट, ही इज़ द गाय जिसको ये सब पता है, ये जो इससे गुजर चुका है प्रोसेस, और उस मुकाम पे खड़ा हुआ है। मैं कहीं भी भटकूंगा वो मुझे संभाल लेगा। ऐसे इंसान को मुर्शिद कहते हैं। आपको एक ना एक ज़िंदगी में मुर्शिद चाहिए अगर आपको ये लेवल्स अचीव करने हैं, वरना मैंने आपको बता दिया, चाहे प्रोसेस तरीकाकार पहले वाला भी, लेकिन उसमें क्या फ्लॉज हैं और क्या ख़तरे हैं वो मैंने बता दिया। बट इफ़ यू हैव अ मुर्शिद, वो आपको कंफर्म पहुंचाएगा और आप ऑनेस्ट हैं जाने के लिए। तो दोनों चीज़ें। अब इसमें सारी प्रॉब्लम्स ये भी खड़ी हो जाती हैं कि भाई मैंने तो ढूंढा, भाई मुर्शिद मिले, मैंने इनको मुर्शिद मान लिया, लेकिन बाद में पता चला ये खुद उस लेवल पे नहीं थे। प्रॉब्लम है, हो सकता है, मोस्ट लाइकली ऐसा होगा। अच्छा जी, मुझे ये मिल गए, ये 7th प्लेन के आदमी है, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आया अभी तक मामला सारा। मैं बोल रहा हूँ बस आप चला दें, मुझे यही समझ में नहीं आया कि इसका बैलेंस क्या है, मुझे खुद कितना चलना है, उन्होंने कितना चलाना है, ये सेंस नहीं आया। तब भी गड़ गए, आप फंस गए। अच्छा, मिल गए, ऑनेस्ट हैं, मुर्शिद हैं, लेकिन ये 6 प्लेन के आदमी। अब आपने बोला नहीं ये मुर्शिद का गेम, खुद चलूँगा मैं, खुद चले, पहले प्लेन में लुढ़क गए, फिर कदम कदम पर फसौड़ी है भाई, घर सकते हैं आप, फंस सकते हैं। तो क्या ये इट्स लाइक गोइंग टू अ पार्क। दुनिया का मुश्किल तरीन काम यही है, और हो जाए तो दुनिया का आसान तरीन काम ये, अगर हो जाए, और हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये मुर्शिद टाइप के लोग कहाँ मिल जाएंगे भाई? ये जाइए आप इम्तियाज़ स्टोर पे, वहाँ पे एक शेल्फ़ लगा हुआ है, मुर्शिद शेल्फ़, वहाँ मिलते हैं दर्जन के हिसाब से। आई हैव सीन पीपल इन माई लाइफ जो 35 साल, 40 साल से भटक रहे हैं, पढ़े लिखे कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, लॉट ऑफ वेल्थ, 6 डिग्रियाँ की हुई, फैमिली, हर चीज़ परफेक्ट। ऐसा इंसान मिल जाए कहीं से जो हमें निकाल दे।
उनको पता है ये सारे प्रोसेस, समझ में आ गए उनको, जैसे हमने आपको बताया। बट दे आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन क्यों निकाल दे, नहीं मिला, 35 साल नहीं मिला, मज़ारों पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपनी अपनी माइथोलॉजीज लगाई हुई है, जो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको गेम सारा प्लान बताया है वो ये नहीं मिला, मिलता भी नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँगा भाई इट्स ट्राई योर लक। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे मैंने सब कुछ सीखा उनकी सोबत में रह के। हाँ, आप बोलेंगे हमें बता दे कौन है वो। भाई रूल ऑफ द गेम ये है कि अगर मुझे ऐसा बंदा मिल गया है, क्योंकि बिलियन में एक होता है भाई, तो मैं तो नहीं बताऊँगा, पागल हूँ मैं, क्यों बताऊँगा। उसकी वजह है, मैं कोई लालची नहीं हूँ, मेरा कोई टसल नहीं लगी, मैं क्यों बताऊँ दूसरों को, मैंने इतनी मेहनत की नहीं। इसका एक लॉ है, इसका रीज़न है कि अगर मैं बता दूंगा ना तो सारा गेम कोलैप्स कर जाता है, सारा रियलिटी कोलैप्स कर जाती है। बिकॉज दीज थिंग्स आर रियलाइज्ड एंड लर्न। ये तीन ही जाती, तो ये मैंने बताया ना, इम्तियाज़ के बराबर में मुर्शिद बैठे हैं, जाके उनसे आप सीख ले सारा ये मामला, इवॉल्व हो जाए। नहीं, आपकी क्यूरियोसिटी का लेवल वो होना चाहिए कि आप, इट्स लाइक क्यूरियोसिटी का लेवल पागलपने की हद तक चला जाता है, लेकिन पागल नहीं होता इंसान, इसमें ना होना चाहिए। तब जाके कहीं मिलता है ऐसा इंसान जिसको आप कहेंगे एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग मिला, वो आपको इवॉल्व करा देगा। अच्छा, ये आपको, आप बाहर बोलते नहीं फिर रहोगे मैं पागलपने की हद तक पागल हुआ हूँ या हुई भी हूँ, मुझे मुर्शिद चाहिए, नहीं। ये सब कॉन्शियस आपकी कंडीशनिंग होगी। यू आर सो क्यूरियस टू लर्न अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। आपको ज़िंदगी की हकीकत जानने का इतना जुनून हो गया, इतना आप ज़िंदगी के रगड़े में आए, इतना आपको अल्लाह ने आजमाया है, जो भी रीजनिंग हो, कि आपने बोला बस अब तो जीना नहीं या फिर ये जानना नहीं, बस दो में से एक चीज़। इस लेवल पे करो, और लेकिन सारा कुछ कर रहे हो आप, बच्चे भी पाल रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, फैमिली शादी भी कर, ये सब कुछ भी चल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पे आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़, मैं हूँ क्या, मेरी रूह क्या है। आपकी असल आपकी रूह है, आपका जो एसेंस है। तो आज हमने आपको ये तो इशारा दे दिया कि रूह को समझना इतना आसान नहीं कि तफरी चल रही है, भाई मैं ये में मेरी रूह बैठी हुई है और ये मैं बैठा हूँ टहल रहा हूँ एंड मैं मर गया, इसकी रूह निकल गई। आपकी तलकली जब बंदा मरता है ना, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मरता है, ये भी आपने बचपन से सुना होगा कॉन्सेप्ट कि रूह जो होती है मुर्दे के पास टहल रही होती है थोड़ी देर तक। काफ़ी सुना है आप लोगों ने? एक सवाल है, रूह अगर टहल रही है तो जो ऊपर टहलती हुई गई है अल्लाह के पास, वो कहाँ है? तो नहीं जी, वो टहल रही होती है, जब आप कब्र में दफनाते हैं 40 कदम पीछे हटते हैं, फिर वो रूह परवास करती है, वो मुनकर नकीर आ जाते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं। एक और सवाल, आ गए फरिश्ते 40 कदम पीछे हट गए, आप कब्र में सवाल जवाब कर, किससे कर रहे हैं? अगर से रूह ऊपर चली गई तो सवाल किससे कर रहे हैं? फिजिकल बॉडी से, वो तो डेड है। नहीं, रूह से सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जवाब के बाद ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ जाएगी? फिर कहते नहीं जी, कब्र में खिड़की खुल जाती है सवाल करने के बाद, जन्नत और दोज़ख जो भी होता है वो नज़र, तो अगर रूह उधर ही टहल रही होती है कब्र में, तो फिर बात सही, कब्रिस्तान में रूहें पाई जाती हैं, लोग उसको डिनाई क्यों करते हैं? ये आधी आधी बातें घूम रही। अरे जब मरता है बंदा, फिजिकल बॉडी ये डेड पड़ी हुई है, उसकी एथरिक सोल उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। अगर वो इमोशनल लॉजिकल जिस टेम्पलेट का इंसान है, जिस लेयर का, वो लेयर जो कब्र में उसकी मौजूद होती है, वो सवाल जवाब उससे होते हैं। और जो 7th लेयर है, स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो तो जिसकी इवॉल्व नहीं हुई, जिसकी इनलाइटेंड नहीं हुई, जिसकी बेदार नहीं हुई, वो तो उसी खामोशी से अल्लाह के पास चली जाती है जहाँ से आई होती है, आलम अरवाह के पास, बैक टू द ओरिजिन। और जिसकी 7th पे है, वो ज़िंदा होते भी इतनी 7, आपने सुना होगा औलिया जो होते हैं वो 7 जगह नज़र आते हैं। कैसे? ये 7 लेयर्स ही तो नज़र आती हैं उनकी। आफ्ताब साहब इस मुकाम पे पहुंच गए। कल इन्होंने देखा, यार मैंने कल आफ्ताब साहब को देखा नेशनल सेलिंग सेंटर में, किसी को बड़ा गुस्से में डांट रहे थे, किसी की मैयत में खड़े में रो रहे थे, बड़े जज्बाती हो गए थे। फिर इनकी वाइफ से मुलाकात, उन्होंने कहा कल शाम 8 बजे तो वो डिनर कर रहे थे हमारे साथ, आपने मैयत में कैसे देख लिया? अब क्या सीन चल रहा है भाई? इनकी फ़िज़िकल और बाकी की 5 लेयर्स या 6 लेयर्स घर में डिनर कर रही थी, इनकी इमोशनल सोल जो थी वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी। अगर ये उस लेवल के आदमी ये कर सकते। फिर आपने सुना होगा ऐसे अल्लाह वाले मरने के बाद भी नज़र आते हैं, ये क्या चल रहा होता है? ये उनकी फ़िज़िकल तो बहुत डेड बॉडी तो पड़ी हुई है कब्र के अंदर, तो ये क्या चल रहा है? कौन टहलता आ रहा है ख्वाबों में, इधर उधर गाइड कर रहे हैं? ये सारी इनकी जो इनलाइटेंड लोग होते हैं वो आज़ाद रूहें हो चुकी होती हैं, उनकी ट्रैवलिंग यूनिवर्स, दुनिया, एनी टाइम जब आना जाना लगाने लगाई अल्लाह के हुक्म से। तो बहरहाल ये एक अलग डोमेन है पूरी की, क्या गेम है सारा। लेकिन हमने आपको ये बताया आज के रूह की लेयर्स हैं, रूह को इतनी आसानी से नहीं समझा जाएगा। स्पिरिट जिसको हम कहते हैं वो लेयर्स में बिहेव करती है। आप हर वक्त एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उन लेयर्स में कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे होते हैं, इवॉल्व कर रहे होते हैं, कभी डिसेंड कर रहे होते हैं, कभी असेंड कर रहे होते हैं, कभी स्टे कर रहे होते हैं।
पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, उन 7 लेयर्स से ऊपर आपको जाना है। मेथड हमने इर्रिस्पेक्टिव होकर बात किया, रिलीजन को लीजिए, साइंस को लीजिए, फ़िलासफ़ी को लीजिए, लेकिन मैंने इशारा भी दे दिया कि एक से काम नहीं होने वाला। सिर्फ रिलीजन को पकड़ लेंगे, मैं इसमें रिलीजन की बेइज्जती नहीं कर रहा, रिलीजन की ग्रेटनेस बता रहा हूँ कि वो तो आसानी कर दी ऊपर वाले ने कि ये तुम सब जो वे प्रोसेस से गुजरोगे ना। इमेजिन करें दुनिया में कोई रिलीजन नहीं आया होता, क्या होता? फिर आपको कौन बताता कि माँ बाप का एहतराम करना चाहिए? ये पता होता इंसान को? कोई बताता बहन से शादी नहीं कर सकते, जिना करना बुरा है, शराब पीना बुरा है, ये बताता कोई? चलिए ये तो शरई मसाइल हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है रिलीजन की, अखलाकी कदरें हैं, वो कौन बताता? इमेजिन अ वर्ल्ड, दुनिया को इमेजिन करें इस वक्त बगैर रिलीजन के, तो क्या होता दुनिया में? साइंस, फ़लसफ़ा और सो कॉल्ड रूहानियत। तो रिलीजन तो बहुत सीढ़ी आसान कर देता है। ये बना बनाया पैकेजेस पे चलो। मुझे भी रिलीजन बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, या बर्डन, एक वज़न लगता था, यार ये मैं नमाज़ पढ़ूँ क्यों? समझ में आया ये तो भाई अपनी मेरा फ़ायदा है, मुझे आसानी मिल गई है। अब मैं नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे जन्नत दोज़ख चाहिए। अब मैं रोज़े इसलिए नहीं रखता जन्नत दोज़ख चाहिए। अब मैं रोज़े इसलिए रखता हूँ कि मेरी ख्वाहिशात इंटैक्ट कंट्रोल्ड रहें पूरा साल। अब मैं नमाज़ इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे अपनी औकात याद रहे, मैं अल्लाह के आगे 2 टके, मेरी औकात ही नहीं है कुछ भी। इतना कुछ जानने के बाद भी मैं 2 टके का आदमी हूँ, एज़ गुड एज़ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अल्लाह की ग्रेटनेस मौजूद है। अब मैं ज़कात इसलिए देता हूँ कि मुझे अपनी ख्वाहिशात और अपनी लॉजिकल प्लेन मेरा ओवरकम न कर ले मुझे कि मेरे पास बड़ा पैसा आ गया। हज मैं अब इसलिए करता हूँ, ये करना चाहिए किसी हर इंसान को कि ज़िंदगी में एक दफ़ा पता चल जाए कि इंसानियत से भी बड़ी कोई चीज़ है। सारे इंसान लाखों समंदर की तरह एक ही कपड़ा पहने हुए, कोई उसमें अमीर, कोई गरीब, कोई मेमन, कोई बिहारी, कोई अफ्रीकन, कोई मलेशियन, कोई नहीं पता, सब एक है अल्लाह के आगे। सारा रिलीजन यही तो गाइड कर रहा है आपको, इस प्रोसेस को आसान कर रहा है। तो रिलीजन पे चलते रहिए। जब आप इसकी हाइट पे पहुंच जाएंगे, मोमिन बन जाएंगे, और आपकी क्यूरियोसिटी इतनी होगी तो हो सकता है मुर्शिद भी मिल जाए। या कीप ट्राइंग योरसेल्फ। मरेंगे, रूह निकलेगी, जैसे बताया वो चली जाएगी। आखिरी बात, फिर आपके क्वेश्चन। ये एथरिक सोल का मैंने जिक्र किया था, पहली लेयर के ऊपर थोड़ी सी मैं डिटेलिंग कर देता हूँ, ताकि जो मैंने मिसाल भी दी थी कि जानवर काट दिया, जान निकल गई, खून बह गया, गोश्त के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब भी हिल रहा है गोश्त। जान, ये जान क्या चीज़ होती है? ये ब्रिज है बेसिकली जान, जो आपकी रूह की बाकी सारी लेयर्स हैं। अगर अच्छा वो लेयर जो बाकी ऊपर की लेयर्स हैं वो अगर ओपन नहीं हुई ना, इवॉल्व नहीं हुई, इमोशनल लेयर और लॉजिकल लेयर जिसको हम कह रहे हैं, कॉजल प्लेन जिसको हम कह रहे हैं, मुख्तलिफ नाम उसके दिए, ये लेयर्स अगर ओपन नहीं हुई तो वो बंद पड़ी हुई हैं। ऐसा इंसान मैंने बताया वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता इंसानियत क्या चीज़ है, अकल फ़हम क्या चीज़ है, नहीं उसको जज्बात और ख्वाहिशात ही पता है। तो वो लेयर्स अपनी जगह और फिज़िकल बॉडी, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है, गैप, उसको कौन कनेक्ट करता है? ये जान, एथरिक सोल। आपकी रूह जो एनर्जी एमिट कर रही है वो फिज़िकल बॉडी तक जो सिग्नल पहुंच रहे हैं वो एथरिक सोल दे रही है। एथरिक लेयर एक ब्रिज है, ये टेम्पलेट है, एक लेयर है। और आपके जिस्म से जो एनर्जी निकल रही है वो रूह किस तरह उसको इंटरप्रेट कर रही है, वो दोनों ये एक ब्रिज का काम करती है एथरिक सोल जो। तो अब ज़रा वो वक्त याद करें जब आप निढाल होते हैं, आपके अंदर जान नहीं होती, तो क्या लग रहा होता है? आप बेजारी सी फील हो रही होती है, हिम्मत नहीं हो रही, डीमोटिवेटेड फील हो रहे होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा जान होती है, दीवार तोड़ दूंगा टक्कर मार के, ऐसा चमाट मारूंगी इसको तो इंसान बन जाएगा, ये ख़वातीन सोच रही होती। ये क्या हो रहा था? ये सब एथरिक एनर्जी होती है जो आपको एक्साइटेड कर रही होती है। इमोशनल प्लस एथरिक एनर्जी, तुमने मेरे भाई को हाथ क्यों लगाया, कत्ल कर दूंगा तुम्हें। ये सारे जितने मर्डर्स और जितने भी क्राइम्स होते हैं ये सब किस इसी लेयर्स में होते हैं। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया। अब आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो आप ले सकते हैं।